का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन चैरिटी। ये अभियान जो हमने चलाया हुआ है शिक्षा दान महाअभियान का, काफी दिनों से चल रहा है। काफी सारी चीजें हैं शिक्षा के बारे में जो आपको मालूम होगी। नेक्स्ट है, एजुकेशन क्या है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि शिक्षा है क्या। एजुकेशन की मैंने परिभाषा लिखने की कोशिश की है, कुछ नोट्स लिए इधर उधर से। सीखने की सुविधा, छोटी सी एक ही 3 शब्दों में खत्म करें तो सीखने की सुविधा एक तरीके से शिक्षा है, या ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों और आदतों के अधिग्रहण की प्रक्रिया है। ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों और आदतों के अधिग्रहण की प्रक्रिया। समझ में आ गई? तो टिपिकल थोड़ी हुई पर शिक्षा की परिभाषा आपको समझ में आएगी। इंग्लिश में यदि बात करें हम, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग और द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल, वैल्यू, बिलीफ एंड हैबिट्स। ये इसी का इंग्लिश में कन्वर्जन है। तो आदतों, ये जो ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों और आदतों को अपनाने की जो प्रक्रिया है वो शिक्षा है। शिक्षा जीवन की एक बुनियाद है, फाउंडेशन है, जिससे हम ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान से परिचित होते हैं। एक सीधी भाषा में भी परिभाषा ले सकते हैं, जिससे हम ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान से परिचित होते हैं। ज्ञान के मामले में अध्यात्म में बात करें तो ज्ञान क्या है? नॉलेज। हमारे महात्मा बैठे हैं रमेश जी, ज्ञान हम जैसे कोई कहता है ना ज्ञानी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान का मतलब एक अध्यात्म स्पिरिचुअल उसमें ले तो हम कहते हैं कि साहब ये मेरा नाक है, ये मेरी आँख है, ये मेरा मुंह है, ये मेरे पैर हैं, लेकिन मैं कौन हूँ? सारे तो मेरे हैं, मैं तो कोई अलग है ना। तो ये जो मेरा शरीर है, ये मेरी सारी चीजें हैं, लेकिन मैं कोई और है। तो उस मैं को जो पहचान जाता है वो ज्ञानी होता है कि मैं आई एम, मैं कौन हूँ। अपने आप को पहचानना वो एक ज्ञान है स्पिरिचुअलिटी में। तो ज्ञान, अज्ञान जो मैं नहीं जानता, मेरे अपने आप के बारे में नहीं जानता, वो ज्ञान है। और विज्ञान जो नई टेक्नोलॉजी और विकास जो हो रहा है, इस ब्रह्मांड के बारे में जितनी भी जानकारियां हो रही है वो विज्ञान है। इन सब से जब हम परिचित होते हैं, ये सारी शिक्षा का पार्ट में है। मानव संसाधन के विकास का मूल्य है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके विकास का जो मूल है वो शिक्षा है, जो देश के सामाजिक आर्थिक तंत्र के संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेल्सन मंडेला ने यही कहा है कि शिक्षा ही ऐसी चीज है जो इस पूरी दुनिया को यदि हम बदल सकते हैं तो केवल शिक्षा के माध्यम से ही बदल सकते हैं। जी, ये तो मैंने परिभाषा बताई आपको एजुकेशन क्या है। अब किसी भी देश की शिक्षा जब एडवांस नहीं होगी तो विकसित नहीं हो सकता। अभी बात हो रही है विकसित भारत की @ 2047। भारत विकसित देश तभी बन पाएगा जब इसकी शिक्षा एडवांस होगी। आप इसके डेटाज में भी बताऊंगा। उच्च शिक्षा के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। जितना काम मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, उनके लिए किया जा रहा है, उतना उसी रफ्तार से जब उच्च शिक्षा के लिए हम काम करना शुरू कर देंगे तो विकसित भारत बनने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो शिक्षा की तरफ ध्यान देना सरकार को भी जरूरी है, और हम सबका भी जो कर्तव्य है, सरकार की तो जिम्मेदारी है वो निभा रही है, लेकिन हमारे नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्य है। हम ये सब काम कर रहे थे, हमारे कर्तव्य निभा रहे हैं। तो ये अरस्तु ने इसके बारे में, शिक्षा के बारे में कहा है। महान दार्शनिक हुए हैं अरस्तु, नाम आपने सबने सुना होगा। हेल्दी बॉडी में हेल्दी ब्रेन को डेवलप करना, स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ ब्रेन को डेवलप करना शिक्षा। सबने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है शिक्षा को। शिक्षा उस सूर्य के समान है जिससे हमें स्वयं के साथ परिवार, समाज और पूरी दुनिया को फायदा मिलता है। मैं रिपीट करता हूँ, शिक्षा उस सूर्य के समान है जिससे हमें स्वयं के साथ परिवार, समाज व पूरी दुनिया को फायदा मिलता है। शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिससे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। ये शिक्षा से ही संभव है। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आप सबने सुना, खूब अच्छी तरह जानते हैं। इस समय तो अम्बेडकरवादी युग चल रहा है तो लोग अम्बेडकर को खूब पढ़ रहे हैं। तो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा के बारे में कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो धाड़ेगा। यानी हमें सब तरीके से मजबूत करती है शिक्षा।
तो शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। और अम्बेडकर साहब का भले ही जीवन थोड़ा रहा, लेकिन इन्होंने इनका डायलॉग है कि जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। महानता के लक्षण जो हैं वो अलग ही जीवन में आते हैं, जो अलग काम करके जाते हैं। शिक्षा की वर्तमान स्थिति, अब यह तो शिक्षा की परिभाषाएं और बाबा साहब ने क्या कहा, अरस्तु ने क्या कहा वो बताया। वर्तमान स्थिति जो हमारी शिक्षा की है उसके बारे में थोड़ा सा मैंने ये डेटा लिया है। एनएसओ है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, वर्ष 2021 के जो आंकड़े हैं, देश की जो साक्षरता है वो है 77.7%। इस समय जो साक्षरता है 77.7% है। और गत 10 वर्षों में जो है ये 5% बढ़ी है। पिछले 10 साल के अंदर ये साक्षरता 5% बढ़ी है। पुरुष साक्षरता 84.7% है और महिला साक्षरता है वो 70.3% है। अब आप बात करें हम आजादी के समय की। आजादी के समय में 18% आबादी, जितनी भी आबादी है ना, 100 में से 18 लोग, 18% का मतलब 100 में से 18 लोग, 18% आबादी पढ़ी लिखी थी, बाकी तो सब अनपढ़ थे आजादी के समय। ये जो कोई 1947 के समय की बात है। उसके बाद जो विकास हुआ एजुकेशन का वो बता रहा हूँ। स्कूलों की संख्या थी वो 1.5 लाख आजादी के समय थी पूरे भारत के अंदर, आज 15 लाख है, 10 गुना बढ़ गई। इस समय स्कूल 15 लाख स्कूल है और 24 करोड़ बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। यह आज की स्थिति है जी। अब उच्च शिक्षा के मामले में आपको बताता हूं, आजादी के समय में 1947 में क्या था। पूरे इंडिया में 20 यूनिवर्सिटी थी, 404 कॉलेज थे, 30 मेडिकल कॉलेज थे, 36 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। ये डेटा था आजादी 1947 में। आज वर्तमान समय में जो है 1043 यूनिवर्सिटीज पूरे इंडिया में है, 42,303 कॉलेज हैं, 541 मेडिकल कॉलेज हैं, 2,500 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 1400 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं और 200 आर्किटेक्चर और प्लानिंग के कॉलेज हैं और 20 IIMs और 23 IIT। ये आज का वर्तमान समय। ऐसा नहीं बहुत विकास हुआ है, बहुत अंधेरा बाकी है और बहुत से दीप जलाने। विकास तो खूब हुआ है लेकिन अंधेरा अभी भी बाकी है और दीप जलाने वाले को आसमान से टकटके नहीं। अपन जैसे लोग ही, समझदार लोग ही आगे आएंगे, इसके लिए काम करेंगे तो दीपक उसका शिक्षा का जलाएंगे तो ये और आगे प्रगति करेगा। राजस्थान प्रदेश में साक्षरता जो है वो 69.7-70% मान लेते हैं लगभग। साक्षरता दर कम होने का कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या और गरीबी, खराब स्वास्थ्य, ये 3 चीजें। स्वास्थ्य का भी लेना देना है शिक्षा से, तो स्वास्थ्य और जनसंख्या और गरीबी, ये साक्षरता दर जो कम है उसका मेन रीजन है। भारत में 21 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 10 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। चिंता का विषय यह है, कितना विकास हुआ वो तो अच्छी बात है, लेकिन अब चिंता का विषय यह है कि अभी भी वर्तमान समय में भी 2 करोड़ 10 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और 6 से 18 वर्ष के 4.5 करोड़ 50 लाख 4.5 करोड़ बच्चे आर्थिक परेशानी की वजह से स्कूल बीच में छोड़ देते हैं। 6 से 18 साल के बच्चे, ये डेटा है आज के समय का। 2 करोड़ 10 लाख बच्चे तो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं और 4.5 करोड़ बच्चे आर्थिक परेशानी की वजह से बीच में से स्कूल ड्रॉप कर देते हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो इसी भाव को लेके कर रहे हैं कि ये जो स्कूल छोड़ने का परसेंटेज है ये कहीं ना कहीं कम हो जी। विष्णु पुराण में शिक्षा के बारे में एक श्लोक आता है, ये तत्कर्म यन्ने बंधाय सा विद्या या विमुक्ते आया साया परम कर्म है विद्यान्या शिल्प निपुणम। इसका अर्थ जो है, संस्कृत का शब्द है, आजकल तो संस्कृत को लोग पढ़ते ही नहीं बिल्कुल ही। इसका अर्थ है कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे, विद्या वही है जो मुक्त करे और अन्य सभी कार्य केवल निर्धारित क्रिया व अन्य सभी अध्ययन केवल कारीगरी मात्र हैं। वैदिक काल से ही भारतीय विद्या गुरुकुल परंपराओं के माध्यम से दी जाती रही है। वह बेहतरीन व्यवस्था थी, जो गुरुकुल की जो व्यवस्था थी शिक्षा की, वो बेहतरीन व्यवस्था थी। और अंग्रेजों के शासनकाल में लॉर्ड मैकाले का नाम आपने सुना होगा।
लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति बनाई थी। अभी जैसे अपनी शिक्षा नीति आई अभी, इसी तरह से अंग्रेजों के शासनकाल था जो, उसमें लॉर्ड मैकाले हैं, उन्होंने शिक्षा नीति बनाई थी। और कहते हैं कि साहब उन्होंने शिक्षित दास बनाने की फैक्ट्री बना दी थी। वर्तमान में शिक्षा के व्यवसाय बनकर रखे। शिक्षा को लोग जोड़ते हैं। एक बच्चे स्कूल में गए, बच्चे से पूछा कि भाई आप क्यों आते हो यहाँ पे, क्यों पढ़ रहे हो? तो बच्चे ने जवाब दिया कि सब पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। यानी मकसद कुछ भी नहीं है। उससे पूछा कि क्यों पढ़ते हो, तो वो कहा सब पढ़ रहे हैं इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये जो ज़्यादातर शिक्षा को जो जोड़ के देखते हैं, इंजीनियर, IAS, डॉक्टर, उनकी फैक्ट्री जो बनती है वो पूरा व्यवसायीकरण। शिक्षा ये भी तो है कि एक अच्छा इंसान हमें शिक्षा बनाती है। आज हम बच्चों को सीधे, ये हमारे भी सोचने का विषय है, सीधे पैकेज की बात करते हैं, इतने पैकेज इतने, लेकिन उनके अंदर जो गुण है, व्यक्तित्व के गुण हैं, जो उनके अंदर ह्यूमन वैल्यूज हैं, वो किस तरीके से डेवलप हो, वो उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सारी जो आप अच्छे डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, वकील बनिए, कुछ भी बनिए, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। उसके बारे में भी सोचना हो, उसके बारे में कम बात की जाती है, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छा इंसान बनने की बात नहीं की जाती। जी, अब लोग शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं। भारत में शिक्षा की वर्तमान जो स्थिति है, शिक्षा विभाग की एक रिपोर्ट आई है, राजस्थान में 2,29,000, हम सब राजस्थान के हैं तो राजस्थान की बात करें, 2,29,000 बालक बालिकाएं शिक्षा से वंचित हैं। और जयपुर में ये जो आंकड़ा है जयपुर का, अब और जयपुर थोड़ा और कम कर लेते हैं, 19,907 बालक बालिकाएं शिक्षा की मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए। समाज, हमारी संस्था का जो मूल उद्देश्य है वो भी तो यही है ना, कि बच्चों को शिक्षित कर समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़े। तो ये अभी भी 20,000 के लगभग बच्चे ऐसे हैं जो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं हैं। शिक्षा का ढांचा उन्नत है, लेकिन बहुत सुधार की आवश्यकता है। बहुत अंधेरा बाकी है और भविष्य भी जलाने है। जी, शिक्षा की संस्था एक प्रथम और उसकी एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन असर नाम से है। 2022 की जो उसकी रिपोर्ट है, लड़कियों का जो स्कूल छोड़ने का जो परसेंटेज है, राजस्थान का इसमें दूसरा नंबर है, जो लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, और पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। 11 से 14 वर्ष की जो 29%, 29%, 100 में से 29 बालिकाएं स्कूल नहीं जा रही है, 11 से 14 साल के बच्चे। और इसका मुख्य कारण क्या है? स्कूल से दूरी है, स्कूलों में शौचालय नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शिक्षकों की कमी है और गरीबी है। ये सारे कारण इसके प्रमुख कारण हैं। वर्तमान में 6 से 16 वर्ष के लगभग 98.4% बच्चे ही स्कूल जा पा रहे हैं। जी, शिक्षा के मामले में 3 दिसंबर 2018 को 24 जनवरी का दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। ये भी याद कर लेना, बहुत अपने लिए जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, बच्चे बैठे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, अब ये 24 जनवरी को मनाया जाता है शिक्षा दिवस। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसंबर 2018 को हर वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। और सभी को शिक्षा देना सत्ता, शासन और समाज की जिम्मेदारी है। सत्ता, शासन और समाज, हम जो बात है, हम लोग है समाज, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। सत्ता की तो जिम्मेदारी है ही है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है। आज़ादी के समय भारत की साक्षरता 18% थी, मैंने पहले बताया आपको। 2022 के आंकड़ों में 80% हो गई। शिक्षा का सही अर्थ साक्षरता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो संवेदनशील हो और असमानता व भेदभाव के खिलाफ खड़े हो सके। अभी जो मैंने बात की ना, वो डॉक्टर, इंजीनियर, इसको रिपीट करता हूँ, शिक्षा का अर्थ साक्षरता तक ही सीमित नहीं है, भाई हम साक्षर हो गए, किताब पढ़ना लिखना आ गया, बल्कि ऐसे नागरिकों का निर्माण करने से है जो संवेदनशील हो, समाज के प्रति सेंसिटिव हो और असमानता और भेदभाव के खिलाफ खड़े हो सके। शिक्षा शांति और समृद्धि का औजार तभी बन सकती है। ये एजुकेशन जो है, ये शांति और समृद्धि का हमारा औजार तब बनेगी जब संवेदनशील होंगे, असमानता और भेदभाव के खिलाफ खड़े हो सकेंगे। दुनिया में शांति व सतत विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। जी।
अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, भारत के अंदर पहली जो एनईपी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी। 1968 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय पहली एनईपी आई। उसके बाद दूसरी आई राजीव गांधी की सरकार में 1986 में, ये दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। और तीसरी शिक्षा नीति अभी नरेंद्र मोदी सरकार में आई है, ये 2020 में, ये तीसरी शिक्षा नीति है और ये 29 जुलाई 2020 को ये लागू की गई थी। 3 शिक्षा नीति भारत में आई है, अभी ये 2020 की लागू हो चुकी है। मुख्य बिंदु इसके हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम, पहले एचआरडी मिनिस्ट्री थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसका नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। और जीडीपी का इन्वेस्टमेंट जो 1.6% था, उसे बढ़ाकर 6% कर दिया एजुकेशन का। जी, अब एनईपी जो 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, काफी लोगों को कुछ नहीं पता है। थोड़ा सा समझ लें, अपनी नॉलेज बढ़ेगी, तो मैंने इसका स्ट्रक्चर तैयार करने की प्रयास किया है। पहले 10th + 2 था, अब बदल दिया, अब हो गए ये 5 + 3 + 3 + 4, 5 3 8 3 11 4 15, 15 साल को इस तरीके से डिवाइड किया है, 5 + 3 + 3 + 4। अब ये मैंने इनको डिवाइड करके इस तरीके से, जैसे 5 है, 5 पहले जो 5 साल है प्री प्राइमरी के 3 साल होंगे, 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक के बच्चे खाओ पियो मौज करो, खेलेंगे कूदेंगे नाचेंगे जाएंगे, और कोई काम नहीं है उनको, उनसे केवल आंगनबाड़ी में रहेंगे। वो 3 से ज़्यादा कोई प्रेशर ही नहीं है पढ़ाई का उनके, जो अभी छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना पढ़ाई का, वो वाला 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं, शुरू के 3 साल तो वो मौज करेंगे आंगनबाड़ी में। उसके बाद में 2 साल कक्षा 1 और 2, ये 7 से 8 साल के बच्चों के लिए। तो शुरू के 5 साल जो है ये इस तरीके से रहेंगे, 8 साल तक के बच्चे ये शुरू का 5 का स्ट्रक्चर में रहेंगे। फिर आएगी 3 + 3 आगे के, वो 3 है, ये मैंने एरो लगा के यहाँ लिख दिया, कक्षा 3 से लेके 5 तक, कक्षा 3 से लेके 5 तक 8 साल से लेके 11 साल तक की उम्र तक की आयु के बच्चे रहेंगे। और इसमें मैथ्स, आर्ट्स और सोशल साइंस ये पढ़ाई जाएगी। और इसके साथ ही इनको इस तरीके की एजुकेशन दी जाएगी कि ये भविष्य के लिए तैयार हो, आने वाले फ्यूचर के लिए इनकी फाउंडेशन मजबूत हो, इसलिए तैयार किया जाएगा। तो ये 5 + 3, फिर उसके बाद 3 जो 3 साल आगे की, उसमें क्या होगा, मिडिल लेवल की जो कक्षा है, कक्षा 6, 7 और 8, कक्षा 6 और 7, 8 ये 11 साल से लेकर 14 साल की उम्र के हैं। इसमें कोडिंग और टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी। आजकल कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर की सारी कोडिंग का ये सारा खेल है, तो ये कोडिंग और टेक्नोलॉजी 11 साल से 14 साल तक के बच्चों को सिखाई जाएगी, कक्षा 6, 7 और 8 में। उसके बाद आगे के 4 साल हैं +4, ये सेकेंडरी स्टेज है, 9वीं से लेके 12वीं तक, 14 से लेके 18 वर्ष तक, बच्चे की उम्र 14 से 18 के बीच में रहेगी, 9वीं से 12वीं तक। अपनी इच्छा के अनुसार विषय चुन सकते हैं। पहले तो क्या होता था, आर्ट्स लेते तो आर्ट में ये सब्जेक्ट ही ले सकते हो, अब आप मिक्स में ले सकते हो, कुछ सब्जेक्ट आर्ट्स के भी ले सकते हो, आप मैथ का भी ले सकते हो, उसमें साइंस का भी ले सकते हो, कॉमर्स का भी कुछ सब्जेक्ट, वो अपने पसंद से सब्जेक्ट कुछ भी किताबें चुन सकते हैं। अब ये है, पहले तो फिक्स होता था, आर्ट्स का, कॉमर्स का और साइंस के सब्जेक्ट तो फिक्स होते थे, तो वो उनको अपनी इच्छा के अनुसार इसमें विषय चुन सकते हैं। तो ये स्कूली शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है, ये 12वीं तक का ये स्ट्रक्चर है। ये शायद समझ में आ रहा है ना आपके, टिपिकल थोड़ी हो गया कुछ, पल्ला पड़ रही नहीं बात। इसके बाद में जो कॉलेज लेवल है, कॉलेज का क्या है कि जो कॉलेज का स्तर है वो 4 वर्ष का स्नातक है, ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं, ग्रेजुएशन 4 साल की है। ये रिसर्च और बैचलर डिग्री ये दोनों मिला के हैं, पहले 3 साल में बैचलर डिग्री होती थी। 1 वर्ष यदि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और 1 साल पढ़ी, फिर आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसका 1 साल का। पहले तो क्या था कि वो डिग्री खराब आपकी यदि फर्स्ट ईयर में छोड़ दी तो, अब क्या है 2 साल का, 2 साल की सेकंड ईयर तक की पढ़ा आपने तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 3rd ईयर पूरी करी तो बैचलर डिग्री मिलेगी। अब इस तरीके से उसको रिसर्च और इसको बैचलर डिग्री को साथ में कर दिया। तो ये कॉलेज पे ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया।
या अभी अब 4 साल का हो गया, पहले 3 साल का था। तो ये पूरा आज की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका स्ट्रक्चर है। इसकी भी हमें जानकारी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक हमें जानकारी नहीं होगी हम बच्चों को वैसा ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो ये मैंने उसमें थोड़ा लिख के तैयार की थी। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की समस्याएं और समाधान। इस समय जो एजुकेशन सिस्टम उसकी क्या क्या समस्याएं हैं और उनके समाधान क्या हो सकते हैं, उस पे यदि हम बात करें तो शैक्षिक गुणवत्ता की बात करें, शहरी क्षेत्रों की शिक्षा का प्रकार और ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा का प्रकार भिन्न है। क्या आप इस बात को रिलेट कर रहे होंगे कि जो बच्चे शहर में पढ़ रहे हैं और जो गांव में पढ़ रहे हैं, दोनों में बहुत उसकी एजुकेशन में काफ़ी सारा डिफरेंसेज है। शिक्षा के समग्र विकास के लिए शिक्षा का मानकीकृत रूप होना चाहिए। इसके लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए शैक्षिक गुणवत्ता के लिए। दूसरा है नवाचार की आवश्यकता। हर चीज में नवाचार की जरूरत है। आज हमने एजुकेशन एम्बेसडर का चालू किया तो नवाचार ही तो है, फंड इकट्ठा करने का नवाचार है। तो नवाचार की बहुत जरूरत होती है एजुकेशन के अंदर। डिजिटल शिक्षा का जमाना है, इसे शिक्षा में पूरी तरह से शामिल करना चाहिए। एआई के बारे में जानकारी बहुत जरूरी होगी, भाई एआई का जमाना हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो इसको भी इसमें शिक्षा के साथ, डिजिटल शिक्षा के साथ जोड़ना चाहिए। शिक्षा को सस्ता बनाना जरूरी है। प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच में बहुत बड़ी खाई है, वो खाई भरनी चाहिए। जिसके पास पैसा है वो तो अच्छी स्कूल में पढ़ लेता है, जिसका पैसा नहीं है वो फिर उसको अच्छी स्कूल नहीं मिल पाती, वहाँ डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। डाबर इंडिया लिमिटेड का नाम सुना, डाबर का नाम तो आप सबने सुना है। असम के अंदर एक गांव है ढेकियाल, उस गांव में इन्होंने एक कौशल विकास का केंद्र खोला है डाबर इंडिया ने, और उसमें जो देहाती महिलाएं हैं उन महिलाओं को स्वतंत्र कार्य करने के साथ साथ काम करने के अवसर बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। तो ये डाबर इंडिया काम कर रहा है। हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग में बेसमेंट को हमने होल छोड़ा है, ग्राउंड फ्लोर को होल छोड़ा है, वो इसलिए छोड़ा है कि हम कुछ न कुछ स्किल डेवलपमेंट का भी उसमें काम चालू करेंगे। तो ये हमारे मन में भाव है कि बच्चों की शिक्षा उन्नत हो, उसके लिए हमारे प्रयास, जो भी हमारी सोच है, विचार है, जितने हमारा बजट होता है प्रयास, तो हम उस भाव से प्रयास करें। जी, किसी व्यक्ति के पढ़ाई लिखाई के लिए किया गया दान। अब बात आती है दान। सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शिक्षा में जीवन को रोशन करने की शक्ति है। एजुकेशन ऐसी चीज है जीवन को पूर्ण तरीके से रोशन कर सकती है। दुनिया में शिक्षा को बढ़ाने के लिए यूनेस्को का मंत्र है कि सभी को शिक्षा देना सत्ता, शासन और समाज की जिम्मेदारी है। मैंने पहले भी बताया आपको। जो व्यक्ति स्वयं को अपनी संपत्ति का न्यासी समझता है, जो व्यक्ति, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति अपनी स्वयं की, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, यदि आप उस प्रॉपर्टी का अपने आप को ट्रस्टी मानते हैं, आज हमारे बीच में एग्जाम्पल बैठे हुए हैं, प्रमोद जी बैठे हैं, अनिल जी बैठे हुए हैं, ये न्यासी बनकर ही काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति स्वयं को अपनी संपत्ति का न्यासी समझता है, ट्रस्टी समझता है, मैं ट्रस्टी हूँ, मेरी नहीं है संपत्ति, और उसका उपयोग फिर दान में करता है, वही व्यक्ति सुखी रहता है। सुखी रहने का और कोई मूल मंत्र नहीं है। शाश्वत शांति, आनंद उसे ही प्राप्त होती है। जी, दान का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसकी परिभाषा में यदि हम जाएं, परहित की दृष्टि से दूसरों के प्रति, परहित की दृष्टि से दूसरों के प्रति प्रेम सहित उदारता का दृष्टिकोण। परहित की दृष्टि से दूसरों के प्रति प्रेम और उदारता का दृष्टिकोण होता है, वो है दान। प्रेम, परोपकार व सद्भावना को भी दान ही माना जाता है। प्रेम, परोपकार व सद्भावना को भी दान की श्रेणी में ही मानते हैं। किसी भी प्रकार की इच्छा न रहते हुए, कोई इच्छा नहीं है, इच्छा न रखते हुए दूसरों की सेवा करना सच्चा दान है। शास्त्रों के अनुसार, पुरातन जो शास्त्र आजकल तो पढ़ते नहीं है, जो रील का जमाना आ गया और लोग उस रील को देखने के अंदर आधा घंटा निकाल देते हैं। बहुत कम लोग शास्त्र पढ़ पा रहे हैं। शास्त्र, जबकि शास्त्र पढ़ते हैं तो बहुत माइंड का विकास होता है, ज्ञान भी बढ़ता है, लेकिन अब लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो ये विडंबना ही है। शास्त्रों के अनुसार 5 दान, महादान बताए गए हैं। उन दानों का मैं विवरण बताता हूँ। सबसे पहला भूमि दान।
विनोबा भावे का नाम सुना, आचार्य विनोबा भावे का आपने सबने सुना होगा। आजादी के बाद में उन्होंने एक अभियान चलाया था, भूदान आंदोलन, पढ़ा होगा आप लोगों ने, भूदान आंदोलन। तो वो गांव गांव जाकर दिन रात चलते थे, पूरे इंडिया में घूम गए थे, गांव गांव जाकर जिनके पास एक्स्ट्रा जमीन थी उन जमीन को वो दान करवाते थे। भाई जिनके पास नहीं है उनके लिए आप दान करो। कर्नाटक में जब गए तो उनके वो जो हरिजन परिवार के लोग थे उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उनके आंखों में आंसू आ गए। अब उसके बाद में विनोबा भावे ने संकल्प ले लिया कि मैं भूदान आंदोलन करूंगा, और उन्हें इतना बड़ा आंदोलन, 40 लाख एकड़ जमीन दान करवा दी। आज जो आंदोलन चला रहे हैं ना हम लोग, शिक्षा दान महादान, शिक्षा दान, ये आंदोलन, ये वो अभियान ही चला रहे हैं अपन, जैसे उन्होंने उसका चलाया। तो ये भूदान जो है, भूमि का दान, ये आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था, बहुत बड़ा उस समय हुआ था। आप जब पढ़ेंगे किताबें तो आपको उस बारे में मालूम पड़ेगा। 40 लाख एकड़ जमीन उन्होंने दान करवा दी। इतने बड़े समाज सुधारक और सेवाभावी इंसान थे। तो आश्रम, विद्यालय, भवन, धर्मशाला, प्याऊ, गौशाला निर्माण के लिए भूमि दान श्रेष्ठ दान होता है। अभी साहब ने अपने जो प्लॉट था उसके मंदिर के लिए इन्होंने डोनेट कर दिया, खुद अब किराए के मकान में रह रहे हैं, जो प्लॉट था उसको इन्होंने मंदिर बनाने के लिए डोनेट, ये भूमि दान की श्रेणी में आता है। गोदान, गाय का दान, सनातन संस्कृति जो हमारी, आज सनातन की बहुत ज्यादा बातें होती है आजकल, सनातन संस्कृति में गोदान को विशेष महत्व माना जाता है, गाय के दान। जी, तीसरा जो दान है वो है अन्नदान। यह एक ऐसा दान है जिसके द्वारा व्यक्ति भूखे को तृप्त करता है, और इसमें सभी प्रकार के सात्विक खाद्य सामग्रियां सम्मानित है। कोई किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री किसी को खिलाते हैं वो है अन्नदान। और चौथा दान है कन्यादान। कन्यादान की बात शादी करते हैं तब आती है ना कन्यादान। यह दान कन्या के माता पिता द्वारा उसके विवाह संस्कार पर किया जाता है, और सनातन धर्म में कन्यादान को सर्वोत्तम माना जाता है। ये भी हम सनातन संस्कृति के हिसाब से जो शादियां करते हैं उसमें कन्यादान करते हैं। पांचवा है विद्यादान, शिक्षादान, जिसकी बात हम कर रहे हैं, शिक्षादान के महत्व पे जो बात कर रहे हैं वो पांचवा दान। इस दान से मनुष्य में विद्या, विनय और विवेकशीलता के गुण आते हैं। शिक्षादान ये सब श्रेष्ठ दान है जिससे समाज और विश्व का कल्याण होता है। शास्त्रों के अनुसार विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है, और ये दान बांटने से और अधिक बढ़ता है। दान तो सारे बढ़ते हैं, लेकिन ज्ञान के बारे में तो मानते हैं जितना आप दूसरे को सिखाओगे उतना खुद का भी ज्ञान बढ़ता जाएगा। आज मैंने पीपीटी तैयारी करी, ऐसे नहीं कि चलो आपको ज्ञान मिला, मेरे को कितना ज्ञान मिला उससे, तो ये सबसे पहले तो मुझे जानकारी मिली क्योंकि मैंने स्टडी करके सारा लिखा, उसको टाइप करवाया, तो मेरा भी तो ज्ञान बढ़ा है। तो ये शिक्षा ऐसी चीज है, इसमें खुद का भी ज्ञान बढ़ता है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ता है। जी, एक होता है औषधि दान, ये नया दान है आजकल, जो अभी मेरे पास वो आते हैं सुभाष जी गोयल, जो भी अपने ब्रांड एम्बेसडर बने संस्था के, एजुकेशन ब्रांड एम्बेसडर। वो क्या करते हैं, उनकी सेवा भारती संस्था आप जानते होंगे, सब जानते हैं। सेवा भारती की तरफ से वो एसएमएस जाते हैं, जो दवाइयाँ हैं, जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको दवाइयाँ दान करते हैं। वो लोग जिनके पास एक्स्ट्रा दवाइयाँ हैं तो उनको ले लेते हैं, जिनको जरूरत है उनको देते हैं। उनका सिस्टम ये है, जैसे अपने कपड़ों का कर रहे हैं ना, वो दवाइयों का करते हैं। तो आज नया दान है औषधि दान। तो औषधि दान, रोगियों को दवा का दान देना, ये भी बहुत बड़ा दान है। अब इसमें दान में दो बात आती है, एक दान होता है गुप्त दान और एक तामस दान। गुप्त दान ऐसा दान होता है जिस दान का कोई प्रचार नहीं होता, वह गुप्त होता है, दाएं हाथ से दिए और दिए गए दान का बाएं हाथ को पता, ये हम हमेशा सुनते हैं, पता नहीं होना चाहिए। ये जो गुप्त दान है ये बहुत लोग करते हैं, और संस्था में भी अपने में काफी लोग जुड़े हुए हैं। मैं नाम नहीं लेता हूँ, उन्होंने मना कर रखा कि नाम मत लेना, वो चुपचाप दे जाते हैं, चुपचाप खर्च हो जाते हैं। तो ऐसे गुप्त दान सब करने वाले समाज में बहुत लोग हैं जो उनको नाम से कोई मतलब नहीं रहता। तामस दान, इस दान से बचना बहुत जरूरी है। ये दान जो तामस दान क्या होता है, खुद तो खाए अच्छा खाना, और जब दान की बात है थोड़ा सा हल्का सा बना के दूसरे को खिलाए। आप जिस स्तर का खा रहे हो, जिस स्तर का आप पहन रहे हो, वो यदि आप दान करते हैं तो वो सही मायने में। अब आप खुद तो अच्छा खाएं, और जब बाई को देना तो 100 रुपए की साड़ी ला के दे दी आपने, या और अपन तो इस तरीके से खाना खाए, जब बाहर जाके पब्लिक को खिला रहे हैं तो वो तो हल्का खाना बना दिया, ये उसको बोलते हैं तामस दान। इस दान से बचना बहुत जरूरी है। जो आप यूज ले रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, वही दान करना श्रेष्ठ दान माना जाता है। तो इस जी,
यदि लोग गंगाजल से अपनी प्यास बुझा लेते हैं तो जल कम नहीं हो जाता है। इसी प्रकार दान से धन भी कम नहीं होता है। यहाँ थोड़े मिसप्रिंटिंग्स है क्योंकि ये जल्दीबाजी में 2-3 दिन में था नहीं तो पूरा चेक भी नहीं कर पाया। तो गंगाजल से अपनी प्यास जो बुझा लेते हैं उनमें जल कम नहीं हो जाता और दान से कोई धन कम नहीं होता उसी तरीके से। और अपनी आय का 10वां हिस्सा, यानी आप 1 लाख महीने के कमाते हैं तो 10,000 आप दान, तो ये आय का 10वां हिस्सा अवश्य दान करें। हमारी संस्था में एक जुड़े हुए हैं, मैं इसलिए एग्जांपल देता हूँ कि प्रेरणा मिले। दिल्ली मेट्रो के डायरेक्टर रहे हैं, अब रिटायर हो गए। फिक्स कर रखा उन्होंने, अपनी संस्था में देते ही हैं 1,000 रुपये हर महीने समर्पण शिक्षा के शैक्षिक में उसमें शिक्षा दान के लिए, 1,000 रुपये हर महीने उस बिल्डिंग के लिए, दादा पोता के लिए। कई और संस्थाएं जुड़ी हुई, अपनी आय का फिक्स कर रखा उन्होंने। घर में 4 परिवार के सदस्य हैं, चारों का डिवाइड उनकी पेंशन मान लो 1 लाख आती है तो 25% डिवाइड कर लेते हैं। अपना पार्ट, जो बच्चों का पार्ट, वो बच्चों का नहीं खर्च करते, खुद के पार्ट को पूरा का पूरा दान कर देते सब। वो जब उन्होंने मेरे को सिस्टम बताया, जब मैं उनसे मिला तो मेरे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं उनसे काफ़ी कुछ सीख के आया कि किस तरीके से इन्होंने सिस्टम बनाकर ये परमार्थ का काम करते हैं। जो दान के बारे में कहते हैं कि जो प्रार्थना करते हैं, अभी प्रार्थना जब हम बोल रहे थे तो प्रार्थना करते हैं तो ये कहते हैं कि प्रभु धाम के, ईश्वरीय धाम के हमें आधे मार्ग तक लेके जाती है, ऐसा मानते हैं। और जब उपवास करते हैं वो काम को लेके, जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, वो प्रभु धाम के द्वार तक हमें ले जाता है। लेकिन जो दान करते हैं, दान द्वार के हमें अंदर तक ले जाता है और ईश्वर के सम्मुख ले जाके खड़ा कर देता है। ये दान का महत्व, प्रार्थना, उपवास और दान। जी, पाइथागोरस का नाम आपने सुना है। इनका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक तत्वज्ञानी थे डेमोक्रिट्स, यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक हुए पाइथागोरस। नाम सुना है आप लोगों ने पाइथागोरस का? बच्चों ने जानते होंगे। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, वो है पाइथागोरस पर में। वो पाइथागोरस ने दी थी गणित में। तो एक बच्चा था, छोटा बच्चा, वो बच्चा एक गठरी लकड़ी की बांध, जंगल से लकड़ी काटता, गठरी बांधता और गठरी ले जाकर उसे जाके बाजार में बेच के आता। एक दिन डेमोक्रिट्स है, उस बच्चे को उन्होंने देख लिया, तो वो गठरी इतनी सलीके से बंधी हुई थी, तो वह तरीके से, तो वो बच्चे को देखे कि कितनी तरीके से, कितनी सुंदर गठरी बांध रखी है लकड़ी की इन्होंने। तो उस बच्चे को कहते हैं कि बेटा एक बात बता सकते हैं, गठरी आपने बांधी है क्या? कि सब मैंने नहीं बांधी है। इसको खोल के दोबारा मेरे सामने बांध सकते हो? हाँ, क्यों नहीं बांध सकता, जब मैंने पहले बांधी है। तो वापिस गठरी खोलता और उनके सामने बड़े सलीके से बांध देता। तो डेमोक्रेट्स जो तत्वज्ञानी थे वहाँ के, यूनान के, उन्होंने बहुत प्रभावित हुए उस बच्चे से। उस बच्चे को कहते हैं कि मैं एक आपको ऑफर देता हूँ कि आप जंगल से लकड़ियाँ काटते हैं या बेचते हैं, मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूँ। मैं आप मेरे पास रख के और आपको मैं एजुकेशन देना चाहता हूँ। आप इसके लिए राजी हो? मैं आपका खर्चा भी मैं उठा लूँगा, आपकी पढ़ाई का खर्चा मेरा, आपके खाने पीने का खर्चा, आप मेरे पास रहे। उन्होंने सोचा कि तो अच्छा ऑफर है, तो हिसाब में थोड़ा विचार करके बताया कि मैं रह लूँगा। डेमोक्रेट्स ने उस बच्चे को रखा, खुद खिलाते थे, खुद पढ़ाया, और वो बच्चा जो लकड़ी बेचता था, वो बच्चा पाइथागोरस बना, जिसने गणित का कितना बड़ा सूत्र दिया। ये एम्बेसडर वाला ही तो काम किया डेमोक्रेट्स ने, जो आज आप लोग कर रहे हैं। एक बच्चे को आप एजुकेशन दे रहे हैं तो उसी तरीके का तो काम कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट। समाज के अद्भुत समर्पित लोग हैं जो जमीन स्तर पर चुपचाप काम कर रहे हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, वो एग्जाम्पल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप प्रेरणा मिले। तो ये वापिस इस पे, तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए हैं कि ये उन एग्जाम्पल से हम सब प्रेरणा लें। चुपचाप जमीनी स्तर पे लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं शिक्षा के लिए और समाज सेवा में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। शिक्षा के दान पे असहाय और निर्धनों को बिना किसी स्वार्थ सेवा के रूप में दान दिया जाए, शिक्षा का दान। उसके लिए अपनी संस्था भी काम कर रही है। कुछ उदाहरण जो है उन्हें प्रेरणा देंगे। खुर्शीद आलम, ये चेयरमैन है, वार्तालोक एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, उस ट्रस्ट के चेयरमैन है खुर्शीद आलम।
वार्तालोक शिक्षा केंद्र पूर्वी दिल्ली में है और निर्धन व असहाय बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। 120 बच्चे इनके पास पढ़ रहे हैं। खुर्शीद मुफ्त की शिक्षा को दान नहीं बल्कि अपना कर्तव्य मानते हैं। एक तो पढ़ाते हैं ना, वो समझते हैं कि दान नहीं है, मेरा अपना कर्तव्य है। मैंने जब पहले कहा ना आपको, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, हम अपना कर्तव्य निभाएं, तो वो अपना कर्तव्य मानते हैं। ऐसा एक उदाहरण है साईनाथ माने, ये लातूर महाराष्ट्र के हैं। वंचित विद्यार्थियों को मोबाइल व कंप्यूटर की मदद से जोड़कर ऑनलाइन शिक्षा देते हैं। उनकी कक्षा में रोज 70-80 बच्चे जुड़ते हैं। निर्धन विद्यार्थियों के लिए दूसरों को प्रेरित कर मोबाइल दिला रहे हैं। साईनाथ माने का उद्देश्य है कि निर्धन विद्यार्थी समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़े, उनके जीवन में वास्तविक उजियारा है। बच्चों को, ऐसे बच्चे हैं जिनको मोबाइल से भी दूर हैं, तो उनको मोबाइल वो दिला रहे हैं। तो इतना अच्छा काम है साईनाथ माने लातूर के। एक बच्ची है मेरे पास, पिछले 2 साल से उसके मैसेज आते हैं, सर मेरे को लैपटॉप की व्यवस्था हो जाएगी क्या मेरे लिए। अब मैं हर बार कहता हूँ भाई लैपटॉप छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं भाई, कोई किसी को कहेंगे ना अंदर तक वो पुराना लैपटॉप होगा। उसकी बड़ी इच्छा है लैपटॉप की, क्योंकि लैपटॉप जब और बच्चों के हाथों में देखती है, वो गरीब बच्ची है। अब मेरे पास तो इतने बच्चे इस संस्था के माध्यम, ईश्वर की ऐसी कृपा हुई है, तो ऐसे बच्चे खूब फ़ोन आते हैं, खूब जुड़े रहते हैं। अब इच्छा तो होती है सबको बहुत बांटें, अपन खूब दें, हमारी अपनी सीमाएं हो जाती है, हमारा अपना बजट होता है, कहाँ से दें जी। रोहित यादव हैं, सिपाही हैं, कोई ज़्यादा बड़ा पद नहीं है, छोटे से पद पे हैं सिपाही। गुबार गांव है सिकंदरा में। शिक्षादान महादान एक एनजीओ बनाया है इन्होंने, और निर्धन विद्यार्थियों की शिक्षा में मदद कर रहे हैं। स्मार्ट क्लास चला रहे हैं और प्रोजेक्टर व लैपटॉप से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। इसी तरीके से एक इंद्रदेव ठाकुर है, सेवानिवृत्त शिक्षक है। शिक्षा को वे साधना मानते हैं, और जिस तरह लोग देवी देवताओं की उपासना करते के बाद भोजन ग्रहण करते हैं, कई लोगों का होता है ना विचार कि भाई मैं पूजा पाठ करूंगा तभी भोजन करूंगा, वो जब तक किसी को शिक्षा का दान नहीं देते तब तक खाना नहीं खाते। ये इंद्रदेव ठाकुर साहब हैं जो शिक्षक हैं। तो उसी तरह से बिना शिक्षा दान किए भोजन नहीं करते हैं जी। ओम प्रकाश पारिक अपने सीकर हैं पास में ही, सीकर के ट्रेवल का इनका बिजनेस है। अपनी आधी कमाई स्कूल को देते हैं ताकि बेटियां पढ़ सकें। जितना वो कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं तो 25,000 उनको डोनेशन है। उन्होंने डिसाइड कर रखा उन्हें देना है बच्चों की पढ़ाई के लिए, और लड़कियों के स्कूल में टॉयलेट व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। छात्राओं की संख्या उससे दुगनी हो गई जी। दुनिया के सबसे बड़े दानदाता, अब बड़े लेवल के, वो तो छोटे छोटे बताए मैंने, बड़े लेवल के दानदाता बिल गेट्स हैं। 27 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन में कितना होता है, अंजलि बताएगी और तो तो ये जब बिल गेट्स हो 27 बिलियन डॉलर, 27 बिलियन डॉलर स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, विकास के लिए दान किए हैं। इसी तरीके से वॉरेन बफेट 21.5 बिलियन डॉलर, मिलियन और बिलियन, 100 करोड़ का 1 बिलियन हो गया, तो बिल गेट्स फाउंडेशन को दान दिया। इन्होंने, वॉरेन बफेट ने इन्हीं के फाउंडेशन को दान दिया। इतना दान ये शिक्षा, गरीबी, विकास, इन सब के लिए दान किए जी। फेसबुक के जो संस्थापक है मार्क जकरबर्ग, अपनी संपत्ति का 99% चैरिटेबल ट्रस्ट में दान किया है इन्होंने। और फेसबुक के जो सीईओ है ये शेरिल कारा और सैनबर्ग हैं, मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। इन्होंने 3.1 करोड़ डॉलर यानी 210 करोड़ रुपए के शेयर दान करने की घोषणा की है। सैनबर्ग की गरीबी उन्मूलन प्रयास और शैक्षणिक संस्थाओं को मदद की योजना है जी। अब बात कर रहे हैं अजीम प्रेम जी की। काफी सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन मैंने कुछ लिए हैं। अजीम प्रेम जी ने 15.9 बिलियन डॉलर शिक्षा के लिए दान दिया है। और जॉर्ज सोरोस, ये 8 बिलियन डॉलर इन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा के लिए दान दिए जी। इन्हीं में नारायण मूर्ति का नाम आपने सुना, इन्फोसिस वाले, उनका जीवन आप सब लोग जानते होंगे, सुधा मूर्ति। और उनका खुद बहुत ही सिंपल रहते हैं, सिंपल घर में रहते हैं, और पूरा पैसा जो कमा रहे हैं पूरा चैरिटी में लगा रहे हैं, और लोग लाइन लगा के बांट रहे हैं। मतलब ऐसे समझो कि जो भी जरूरतमंद उनके पास जाता है, कोई भी परेशान लग जाता है उसकी परेशानी हल करते हैं। इतना बड़ा काम वो कर रहे हैं, इतने बड़े कितना बड़ा ग्रुप है जो इन्फोसिस का है, उसके जो मेन मालिक हैं, इतना सादा जीवन वो जी रहे हैं। प्रोफेसर संदीप देसाई हैं, मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं और मरीन इंजीनियरिंग में प्रशिक्षित किए हैं। 1997 में नौकरी छोड़ दी
छोड़कर झुग्गी बस्तियों में शिक्षा की अलग जगह है। आप देखिए लोगों को। और मुंबई के गिरगांव झुग्गी बस्तियों में श्लोक नामक एक अंग्रेजी अध्ययन केंद्र खोला है। हमने भी चालू किया था, बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने का एक सेंटर खोला था हमने, लेकिन काफी दिनों तक चलाया, 3-4 बैच निकले हमारे यहाँ चालाना में, लेकिन कहीं कहीं व्यवस्थाएं, अब तो हमारी खुद की बिल्डिंग बन रही, किराए की बेसमेंट हॉल ले रखा था हमने, तो टीचर भी लगा रखे थे। एक सीमा होती है, आप खुद के पास से करोगे कितना करोगे, थोड़ा थोड़ा शुरू, फिर वो कहीं हमारे पास बजट कम हुआ तो बंद करना पड़ गया। तो ये एक जज्बा है, लेकिन वो करने का वो, तो ये शिक्षा विद्यादान श्रेष्ठ दान की गुहार लगाते हैं और स्कूल के लिए मदद मांगते हैं। मांगने में कोई शर्म नहीं, जैसे आज हम जगह जगह जाके शिक्षा दान के लिए मांग रहे हैं, उसी तरीके से भी मांगते हैं। शुभ्रांशु कुमार है रायगढ़ छत्तीसगढ़ के, ये कहानियां प्रसारित करके बदलाव लाने का अनोखा रास्ता खोजा है। मोबाइल, नेट और वेबसाइट के जरिए आदिवासी समाज में बदलाव की राह खोली है। समाज में हीरो की पोस्ट हमेशा खाली रहती है, कुछ अलग करके उसे प्राप्त किया जा सकता है, कोई भी प्राप्त कर सकता है। जी, इच्छा बहन चौहान टीचर हैं, रामपुर नाहरपारा की, 28 वर्षों से आय का, इनकम का 70% गरीब बच्चों पर खर्च कर रही हैं। रिटायरमेंट के बाद भी स्कूल जाती हैं और कहती है कि मैं शौक पूरे करूं, बच्चे मजदूरी करें ये नहीं देख सकते। ये है एम्पैथी, जो मैं सिंपैथी और एम्पैथी की बात कर रहा था ना। एम्पैथी वो होती है जो आप समानुभूति, उसके साथ बिल्कुल उसकी पीड़ा के साथ आप जुड़ जाओ। जलालुद्दीन काजी हैं, ये कोलकाता के हैं, इनकी पूरी स्टोरी पढ़ी है मैंने, थोड़ा थोड़ा पार्ट लिया है इनकी स्टोरी में से, क्योंकि बड़ा तो फिर मैं कई घंटे निकल जाएंगे इनकी बताएंगे तो। भूखे बच्चों को खाना खिलाते हैं, टैक्सी के ड्राइवर 64 वर्ष के, और बच्चों को खाना मांगते देख भावुक हो जाते हैं। अपनी रोजाना की कमाई के 500 रुपए आमदनी में से पत्नी व 4 बच्चों के लिए केवल 150 रुपए दे पाते हैं, बाकी का वो डोनेट करते हैं। कितना सा कम कमाते हैं देखो आप, विचार देखो, हीरो की पोस्ट तो खाली है, लेकिन पाने वाले लोग ऐसे होते हैं। गरीब बच्चों के लिए 2 स्कूल चलाते हैं, एक अनाथालय चला रहे हैं, और 40 वर्षों से ये कर रहे हैं। उनके योगदान से 40,000 बच्चों को खाना मिला है, और क्योंकि जलालुद्दीन ने उनके लिए अपना खाना कुर्बान किया, इसलिए 40,000 बच्चों को खाना मिल रहा है। ये त्याग की भावना है। अपने जैसे 10 समान विचार वाले लोगों को साथ लेकर गरीब बेरोजगारों को मुफ्त ड्राइविंग सिखाने का फैसला किया। फिर एक ये फैसला भी उन्होंने किया, एक सेंटर खोला बच्चों को, ये जो समान विचार वाले 10, ये सिनर्जी है, सिनर्जी ये इसी को तो बोलते हैं। तो अपने जैसी विचारधारा के 10 लोगों को लेके तो मुफ्त में ड्राइविंग सिखाना, ताकि उनका रोजगार का, अभी हमारे एक आज़ाद फाउंडेशन चलता है जो महिलाओं को सिखाते हैं, एनजीओ ही यहाँ पास में ही, तो इसी तरीके का वो काम किया है। और इसके लिए शर्त रखी है कि नौकरी मिल जाए तो वो अन्य 5 युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने ये शर्त रखी, उनसे कुछ नहीं लेते, 5 और यूथ को आप ये सिखाओ। और अभी वेस्ट सुंदरवन वेलफेयर एसोसिएशन नाम की संस्था बनाई है, जिसमें 1000 सदस्य हैं उनके पास। इतना बड़ा काम एक छोटे से टैक्सी ड्राइवर ने किया है। जी, कई लोग सोचते हैं कि जब हम अमीर हो जाएंगे तो दान करेंगे, लेकिन सच एकदम उल्टा है। अमीर बनने के लिए देना शुरू करना होगा, यही तरीका है अमीर बनने का। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साइंस सीधा सा यह है कि पैसे वाला बनना है तो पैसे को बांटो, यही तरीका है। लोग उल्टा सोचते हैं, भाई अमीर बनेंगे तो फिर दान करेंगे। अमीर बनने के लिए तो पहले देना शुरू करना है, दान करोगे तभी तो अमीर बनोगे। और ये बात मैं इसमें कई किताब में देख के सिर्फ पढ़ के नहीं सुनाता हूँ, मैं मेरे अनुभव से बताता हूँ। 2009 से संस्था बनाई, तब से तो रेगुलर काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में महसूस किया है कि आप जितना बांटोगे, कल परसों एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 11 गुना वापिस आता है कहीं। अब अलग अलग कैलकुलेशन, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जो महात्मा हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी कैलकुलेशन लगाई है। किसी ने कैलकुलेशन लगाई है कि वो नारायण शास्त्र करके है, तो उसमें उन्होंने लिखा कि साहब जो भी आप देते हैं वो 11 गुना लौट के वापस आता है। और बात को फिर मैंने कैलकुलेट करके देखा तो सच में ही होता है, ये कोई झूठ नहीं है, मैं अनुभव के आधार पर वो बता रहा हूँ। आप जितना देते हैं लौट के वापस, ये मेरा अनुभव है। आप देखिए, ये जो बिल्डिंग बना चालू की थी, मैं इसलिए बोलता हूँ, कोई तारीफ के लिए, अपने आप की तारीफ के लिए नहीं बोलता हूँ, आप दूसरे भी प्रेरणा लें, इसलिए बोलता हूँ मैं उस बात को। चालू की थी, मेरे पास कुछ नहीं था, इसमें
18.5 लाख का योगदान उस बिल्डिंग के लिए। ज़मीन तो खैर ईश्वर की कृपा से मेरी तो क्या मिली हुई थी, लेकिन मैं खुद ताज्जुब कर देता पैसे आ कहाँ से गए मेरे पास? मेरे पास तो था ही नहीं कुछ। मतलब वो उसी में से ये पैसा चला गया और उसके बाद जो मेरे संसाधन थे वो और बढ़ गए। मतलब वो कम तो हुए नहीं। एक तो होता है साहब मैंने इतना दिया, 18 लाख दिए तो 18 लाख मेरे उसमें से कम होने चाहिए थे, और उसके बाद तो 3-4 लाख तो इसमें लिखे भी नहीं है, वो और बढ़ गया वो। क्योंकि जैसे जैसे वहाँ पे अकाउंट में पैसा नहीं है, काम करवाते हैं, पैसे की जरूरत होती है, फिर मेरे पास ही दे देता हूँ। तो वो, लेकिन ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूँ, ये कभी भी कम नहीं होता, दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है। 11 गुना तो उन्होंने लिखा है, पता नहीं क्या कैलकुलेशन है, ये ब्रह्मांड आपको वापस लौटा देता है। तो ये अमीर बनने के लिए ये लाइन आ गई, इसलिए मैंने ये बताया है कि अमीर बनने के लिए आपको देना शुरू करना होगा, यही एक फार्मूला, और कोई फार्मूला नहीं है। दृष्टिहीन शंकर लाल, ये आंखों से इनको दिखता नहीं है, बुंदेलखंड के हैं, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड है। दृष्टि नाम से एक संस्था बनाई इन्होंने, 100 दृष्टिहीन बालिकाओं को निःशुल्क आवासीय शिक्षा दे रहे हैं, वहीं रखते हैं, वहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और एक महाविद्यालय, एक कॉलेज भी इन्होंने शुरू कर दिया है। समाज के सभी जाति धर्म वर्ग के दृष्टिहीन बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करके करने का प्रयास के सहयोग से संभव हो रहा है। सरकार ने प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ संस्था से सम्मानित किया है इसको, जो दृष्टि संस्था। आभा चौधरी है, पटना बिहार की है। ये बच्ची है जो ज़्यादा बड़ी उम्र की लड़की नहीं है। आभा टीचर है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को गोद लेकर उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाती है, और अनेक बच्चे शिक्षा के लिए गोद ले चुकी है। जी। केदारनाथ माहेश्वरी जी हैं, जयपुर की, आप जानते होंगे। आप 87 वर्ष की उम्र है अभी, पता नहीं है नहीं है ये मुझे पता नहीं, लेकिन हाई कोर्ट जज रहे हैं। दीपक माहेश्वरी जो के जगह पिताजी हैं, ये कच्ची बस्तियों के निर्धन बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उनका भविष्य संवारने में लगे हैं, और प्रौढ़ शिक्षा में उपनिदेशक के पद से आप रिटायर हुए हैं। झारखंड के मोदिनी नगर में 5 महिलाएं हैं, 5 महिलाओं ने मिलकर एक पहल शुरू की है। वो जो मेकअप और शॉपिंग का पैसा बचाकर उन्होंने पैसे से गरीब बच्चों को वो पढ़ा रही हैं। पंजाब के रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हरचरणजीत जी हैं, अपने आनंद के लिए अपने मैरिज गार्डन को स्कूल बनाकर कच्ची बस्ती के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैरिज गार्डन था उनके पास, लेकिन सुख नहीं आनंद चाहिए। सुख तो साहब आराम दे सकता है शरीर को, लेकिन आनंद की अपनी परिभाषा है। तो आनंद के लिए मैरिज ब्यूरो बना दी तो एक पूरा, उसको स्कूल की कच्ची बस्ती के बच्चों के लिए स्कूल उन्होंने बनाकर वो पढ़ा रहे हैं। हरियाणा में बाबा मुक्तेश्वरी पुरी मठ है एक, हरियाणा में कोसली में, हरियाणा का कोसली को गांव होगा। 11 गांवों की परंपरा रही है वहाँ पे कि युवा नौकरी का पहला वेतन, कोई भी यूथ नौकरी लगेगा। अभी एक बच्ची नौकरी लगी थी, मेरे को याद आ गई, तो उन्होंने उसका कुछ पार्ट अपनी तनख्वाह पहला या समर्पण संस्था में डोनेट करके गई थी। यहाँ रूपनगर सेकंड में थी कि माल्या जी ये बच्ची की पहली तनख्वाह आई है और हमारी इच्छा है कि पहली तनख्वाह में से कुछ दान हो। तो ये भाव होता है, इस भाव से लोग काम करते हैं। तो इसमें 11 गाँवों की वहाँ परंपरा है, ये युवा नौकरी का पहला वेतन दान करते हैं, और इस राशि से स्कूल भवन का निर्माण हो रहा है। जी। गौतम गंभीर को आप जानते हैं, क्रिकेटर हैं। आतंकी हमले में शहीद एयासे अब्दुल रशीद की बेटी जोरा के सपने पूरे करने में ताउम्र मदद करने का उन्होंने ऐलान किया था, और उसकी शिक्षा का संपूर्ण खर्च ये उठा रहे हैं। छोटी कुमारी सिंह 21 साल की लड़की है, बिहार की है, और गांव के जो अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं, एससी के जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का कार्य शुरू किया है, और इनके पास 500 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। 21 साल की बच्ची है, कोई ज़्यादा बड़ी उम्र की बच्ची नहीं है। और चींटियों से हम सीखें कि कैसे अच्छे इंसान बन सकते हैं। चींटियाँ आप देखिए, उसमें एग्जाम्पल मैं बताता हूँ चींटियों का। दक्षिण अफ्रीका में चींटियाँ पाई जाती है, मेटावेले नाम से चींटियाँ होती है। तो वो जब चींटियों पे कोई, जब वो अपना खाना लेने जाती है वो चींटियाँ, तो उन पे जो दूसरे कोई वो जानवर उस पर कोई आक्रमण कर देते हैं और वो घायल हो जाती है उसमें, तो एक फेरोमोन नाम से एक पदार्थ छोड़ती है वो चींटियाँ। तो उसी खुशबू से वो पूरी चींटियाँ, जो दूसरी वाली चींटियाँ, उसकी सुगंध से वो आती है, फिर उन चींटियों को ले जाती है पकड़ के, जिनके किसी का पैर कट गया, किसी का क्या है, ये बारीकी से अध्ययन किया गया इस बात पे। तो वो उनको उठाती हैं, ले जाती हैं, फिर वहाँ ले जाके उनकी सेवा शुश्रूषा करती है, और उनके ठीक करती है उन चींटियों को जो वहाँ घायल हो गई। तो ये दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। तो ये चींटियाँ
जब ऐसा कर सकते हैं हम सब तो इंसान है, इंसान तो में तो और भी भाव होना चाहिए इस दया का। जी, कोटा के दीपक पाठक हैं, वो देवेंद्र सिंह दाखड़ हैं। ये जॉय ऑफ गिविंग के तहत शुरू की निःशुल्क क्लासेज, अभी 120 बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। ये कोटा के बच्चे हैं दो, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 120 बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं राजेश कुमार कोठारी, अपने वेतन से जरूरतमंद होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। हम कौन सी पहचान बना चाहते हैं, बांसुरी जैसी या फुटबॉल जैसी? ये भी एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। दो चीज है, एक बांसुरी है, एक फुटबॉल है। फुटबॉल के अंदर हम हवा भरते हैं, वो हवा को लेती है, तो उसमें हम ठोकर मारते हैं। बांसुरी में हवा देते हैं, वो हवा को बाहर छोड़ती है, मधुर संगीत आता है। यानी हम जब देते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो बांसुरी की तरह है। और जब ग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं, अपने पास इकट्ठा करते हैं, तो फिर हमारी वो जो फुटबॉल वाली स्थिति है वो होती है। तो ये बहुत तो हम बांसुरी जैसे बने, फुटबॉल जैसे नहीं बने, ताकि एकत्रित करते जाए, अपने अपने पास इकट्ठा। वो हवा को छोड़ती नहीं है, वो हवा को अपने पास ही रखती है। बांसुरी छोड़ती है, इसलिए उसका मधुर संगीत आता है। पेशवा माधवराव का उदाहरण बताता हूँ आपको। पेशवा थे, बहुत बड़े नाम था माधवराव का। ये क्या करते थे, अपने जन्मदिन पर दान करते थे, और अथा था तो दान जिसको जो मांगे वो देते थे। जन्मदिन पे लाइन लग जाती थी, बहुत लंबी लाइन इनके पास। कोई अनाज मांग रहा उसको अनाज देते थे, जो कपड़े मांग रहा उसको कपड़े देते थे, कोई सोना मांग रहा उसको सोना दे, जो मांगे वही उसको मिल जाता था। तो लाइन में एक बच्चा आया, छोटा बच्चा। वो बच्चा जब उसकी लाइन में आकर आता है, तो वो बेटा तेरे को क्या चाहिए? कि मुझे विद्या का दान चाहिए, शिक्षा का दान। उस बच्चे ने कहा। तो माधवराव पेशवा उसको देखते रह गए कि विद्या का दान क्यों? तो बच्चा बोलता है कि जो अन्न दान ले रहे हैं, अनाज ले रहे हैं, वो थोड़े दिनों में उनके पास समाप्त हो जाएगा। कपड़े ले रहे हैं, कपड़े भी समाप्त हो जाए, और जो जमीन ले रहे हैं वो भी एक दिन छूट जाए, लेकिन जो शिक्षा का दान है, जो विद्या का दान है, वो हमेशा रहेगा। पेशवा माधवराव उसकी बात से बहुत प्रभावित हुए। उस बच्चे की पूरी शिक्षा, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया, और उसको लास्ट तक पढ़ाया। वो बच्चा फिर राम शास्त्री का नाम सुना होगा आपने। पहले जो न्यायाधीश थे राम शास्त्री, जज बने थे, वो वही बच्चा था। पेशवा माधव पहले जज बने राम शास्त्री। तो वो उस समय उस बच्चे के एम्बेसडर वो बने। बाबा साहब अम्बेडकर के वो जो राजा थे वहाँ के, वो बने। तब वो विदेश में शिक्षा पाई उन्होंने, वो एम्बेसडर बने तभी तो पाई। और आज आप एम्बेसडर बन रहे हो, आपके कर कमलों से जो आप ये परमार्थ कर रहे हो, इससे और बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। या आप वो भी तो एम्बेसडर थे, ये भी एम्बेसडर ही है। हमने तो वो शब्दावली चेंज कर दी और नया नवाचार कर दिया। आज देखिए हमारे साथ में समर्पण संस्था में एक बच्चा IIT कर रहा है। काफ़ी लोगों को पता नहीं है, मैं इसलिए बता देता हूँ कि आपको जानकारी हो। दिल्ली में IIT कर रहा है बच्चा, पूरा खर्चा ज्योति पालीवाल जी हैं उठा रही हैं। पहली बार जब मैं उस मैडम के पास गया, मैडम को हाथ जोड़ दिए, मैडम ये बच्चा है, निर्धन परिवार से हैं, विकलांग, और IIT में सिलेक्शन हो गया, इसको मदद की ज़रूरत है। माल्या जी हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं, इस बच्चे को मैं पढ़ाऊँगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। नाम में पीछे, कभी नाम चुपचाप। दूसरे दिन गई उसके गाँव, डीडवाना गाँव है, वहाँ चली गई। देख लो, इसकी HOD है डेंटल कॉलेज की, लेकिन जिसको देने का जज्बा होता है, उसको करने का जज्बा होता है, वो अलग ही होता है। गाँव गई, बच्चे का घर बार देखा, सारी बातचीत की, घर पे बैठ के। बच्चे ने तो अनबोल बच्चा, ज़्यादा चाय भी नहीं पूछी उसको, लेकिन वो गई वहाँ पे, सारा देख के आई। देखने के बाद बच्चे को लैपटॉप दिला दिया, उसकी फीस भरती, और तीन साल हो गई करीब करीब, अब तक वो उसकी फीस पूरी दे रही है बच्चे की, पूरी IIT वो करवा देंगे। तो ऐसे लोग हमारे पास भी, ऐसे एम्बेसडर हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे। एक बच्ची है रजनी बैरवा, उस बच्ची RUHS में MBBS कर रही है। उस बच्ची की पढ़ाई डॉक्टर हेमलता जी हैं, पूरी फीस उनकी देती हैं। उसको बीच में मैडम वो बोलती है मैडम को, मैडम किताबों के लिए ये चाहिए, 5,000 चाहिए। फिर मैडम 5,000 संस्था के अकाउंट में डालती है, मैं बच्ची के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ। वो पहले डायरेक्ट देती थी, फिर मैंने उनको समझाया कि आप संस्था में दो, संस्था से हम दे देंगे, तो उससे क्या संस्था का अकाउंट भी मजबूत होगा। भाई आपको तो देना है तो संस्था के माध्यम से ही दे दो,
तो उनको अच्छी लगी ये बात कि मान लीजिए ये बात सही है, हम संस्था के माध्यम से दूंगी, तो वो जब भी उस बच्चे को जरूरत पड़ती है पहले संस्था में देती है, संस्था में रेगुलर मदद करती रहती है। वो एम्बेसडर हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक बच्चा है डॉक्टर सांवरा, पिछले साल प्रोग्राम में आया भी था। एमपी में अभी ग्रामीण में उसको लगा दिया एमबीबीएस पूरी होगी। हमारे डॉक्टर दिनेश बेहरवा और उनके साथ हमने जुड़ा, संस्था की मदद से वो बच्चे पढ़ गए। अब वो जब भी बात करता हूँ, अभी 2 दिन पहले उससे बात करी, सर अब 50,000 का स्टाइपेंड मिल रहा है, बिल्कुल संस्था के साथ आगे जुड़ जाऊंगा और मैं भी आपके साथ मिलकर यही काम करूंगा। ये बच्चे फौज खड़ी हो रही है अपनी, जिन बच्चों की आप मदद करें कुछ पढ़ लिख के आगे बन जाएंगे, या ऑटोमेटिक इनके अंदर मन में भाव वो जरूर रहेगा कि हम, क्योंकि मैं किसी संस्था से मदद लेके पढ़ के आगे आया हूँ तो मेरे अंदर वो भाव रहा, तो मैंने और लोगों को प्रेरणा दी, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज ये बच्चे भी उसी भाव को, जब ये कुछ बन जाएंगे, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई और बड़े पद पे या कोई सरकारी नौकरी लग जाए, ये सारे बच्चे, अभी एक बच्चा कोई इसमें रीट में सिलेक्शन हो गया था जिस संस्था ने मदद की, तो ये बच्चे तो फिर उसका धन्यवाद के लिए फोन आया कि सर मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ समर्पण संस्था का, संस्था ने थोड़ी सी मदद कर दी थी तो मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। तो आप कई बच्चों का जीवन संवार रहे हैं, उनको जीवन दान दे रहे हो, क्योंकि पैसा जो आपका खाना देते हो वो एक दिन में खत्म हो जाता है। आप किसी को अन्न का दे दिया, 6 महीने का इंतजाम कर दिया, कपड़े यहाँ से वस्त्र बैंक से दे दिए, वो भी उसका 2-4 महीने का इंतजाम हो गया, लेकिन शिक्षा आपने दे दी, उसको जीवन संवार दिया आप, ये बहुत बड़ा दान है जी। अब संस्था का जो अभियान है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये एजुकेशनल एम्बेसडर का अभियान हमने चला रखा है। ये पोस्टर है, पिछली बार हमने इसका विमोचन किया था। 10 अप्रैल लास्ट डेट थी, अब 30 अप्रैल कर दी है इसकी। जितने ज़्यादा एम्बेसडर जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा बच्चों का भला होगा। अब इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी साहब, आपको त्याग तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि साहब हम घर बैठे कोई हमारे साथ जुड़ जाए, आप 10 कंकर फेंकते हो तब एक ठिकाने पे लगता है। आप लिस्ट बनाइए, मैंने ये जिम्मेदारी दी थी पिछली बार, 25 कार्यकारिणी के मेंबर है संस्था के अंदर, प्रबंध कार्यकारिणी में, मैंने कहा 2-2 एम्बेसडर बनाओ, किसी ने एक भी नहीं बनाया। सच बात है, 2-2 की जिम्मेदारी दी थी, एक भी नहीं बनाया। पर खुद को तो बनना ही है, खुद की तो अलग बात है, यदि आप मालिक की कृपा, यदि आपके ऊपर कोई कृपा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं परेशानी में, ऐसा नहीं है, सेवा सहज भाव की होती है, लेकिन ईश्वर की विशेष कृपा मालिक खूब दे रहा है तो जुड़ना चाहिए। और आप तो जब इस संस्था के मेंबर हो तो 25 मेंबर 2-2 भी एम्बेसडर बनाते हैं तो 50 हो जाते हैं। अभी एम्बेसडर की मैं गणना बताता हूँ कितने एम्बेसडर जुड़े हैं। आप सबको पिछले मीटिंग में मैंने जिम्मेदारी दी थी, अब 30 अप्रैल लास्ट डेट है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, उसके बाद लिस्टें जारी कर देंगे। 30 अप्रैल तक आपकी सबकी जिम्मेदारी है, 2-2 एम्बेसडर आप जोड़िए, आप लिस्ट बनाइए, दोस्तों की बनाइए, मित्र दोस्तों की बनाइए, तो और फिर उनको कहिए साहब ये संस्था का हमारा अभियान चल रहा है, आप भी एक गरीब बच्चे की मदद करें। हो सकता है 10 में से 9 मना कर दे, लेकिन एक ने हाँ कर ली ना, वो भी आप सक्सेसफुल हो गए, समझो एक बच्चे की मदद आपने करवा दी। तो इसके लिए आप ऐसा नहीं, ये मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम सब मिलके अच्छा काम करें, सिनर्जी के साथ काम करेंगे तो अच्छा, अकेले से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो मेरे प्रयास कर रहा हूँ, मेरे जो परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो ताकत दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन हम सब मिलके इसमें करें, आप पूरा योगदान दें और कर्मठता के साथ इसमें लगे। तो ये बच्चों के फार्म जो है वो तो हमारे पास आ चुके हैं, ढेर सारे फार्म आए हुए हैं, उन फार्मों की छटने के लिए अभी वो आने वाले थे, हीरालाल जी आए नहीं, हीरालाल जी पिछले साल पूरे फार्मों की जांच की थी उन्होंने, और ये सारे फार्मों की जांच करके उनमें से सिलेक्शन, अब क्या है कि जैसे मान लो सबसे पहले हम उन बच्चों को लेंगे जिनके माँ बाप नहीं है, और सेकंड में उन बच्चों को लेंगे जिनके पिता नहीं है, थर्ड में उन बच्चों को लेंगे जिनके माता पिता बीमार चल रहे हैं। तो उसी श्रेणी में मान लो कि 50 फार्म आ गए हमारे पास, फार्म तो बहुत सारे आए पड़े, तो 50 तो वही हो गए। अब 50 में से हमारे पास 25 का इंतजाम है, भाई हमारे पास जब बजट ही 25 का है तो 50 का कैसे करेंगे। फिर हमारे पास प्रोग्राम करते हैं तो उसके भी खर्चे होते हैं, प्रोग्राम में आप जो हॉल है हमारे को निःशुल्क मिल जाता है, वो बहुत बड़ी बात है, 60-65 हज़ार का तो वो सारा मिल जाता है। तो हमारे को ऑडिटोरियम फ्री मिलता है, वो किसी को नहीं देते, लेकिन एक समर्पण संस्था ऐसी है, उनकी श्रद्धा है उस संस्था में कि साहब आप मन से काम करते हैं, बड़ी नेकी के साथ काम करते हैं, मेरा भी योगदान हो जाएगा, मैं फ्री दूंगा। तो हर बार आपके रावत साहब इनके मित्र हैं, वो हमेशा देते हैं फ्री, अब की बार भी उन्होंने हाँ करी। तो ऑडिटोरियम फ्री मिल गया, लेकिन हम उसमें क्या, बच्चे पूरे राजस्थान से आते हैं, बाहर के बच्चे भी आते हैं, तो हम उनका खाना भी रखते हैं,
इतनी दूर से बच्चे आते हैं तो भूख तो लगेगी बच्चों को, तो उनका लंच रखते हैं, तो उसका भी खर्चा होता है। और ये सर्टिफिकेट सब एम्बेसडर्स को देते हैं, जो जो भी स्वागत सत्कार के जो चीज़ें होती है, तो ये खर्चे काफ़ी होते हैं। तो वो खर्चे भी आपके पैसे में से तो होने हैं। पिछली बार किसी ने कहा मेरे को, साहब मैंने 11,000 दिए थे, बच्चे को तो आपने 5,000 ही दिए। अरे भाई 6,000 का आपने 75 एम्बेसडर थे पिछली बार, और बच्चों की मदद कर दी 148 बच्चों की। अब वो दूसरे बच्चों के पैसे कहाँ से आएंगे? वो आपके पैसे वो दूसरे बच्चे में चले गए। हमने तो एक बच्चा आपके साथ जोड़ा था। आज राकेश जी ने मान लो 21,000 दिए। अब इन्होंने कहा साहब ये बच्ची की मदद, इन्होंने बच्ची बता दी, इस बच्ची का करना है। अब बच्ची को हमने मान लो 10,000 दिए। अब इनके 11,000 कोई संस्था में ऐसे नहीं चले गए, मान लो 11,000 बचते भी हैं तो वो दूसरे बच्चे के काम आ जाते हैं। या तो इस तरीके से दिल को बढ़ा रखें, और उसमें ये नहीं सोचें कि भाई मैंने तो 5,000 दिए थे और बच्चे को 4,000 दिए, वो बाकी का पैसा भी तो, और एक एक पैसे का हिसाब किताब पूरा व्हाट्सएप के 12 ग्रुप है, सब ग्रुपों पे डालते हैं, इतना पैसा आया, इस एम्बेसडर ने ये दिया, इस बच्चे को ये दिया, इस बच्चे को ये दिया, पूरी की पूरी कैलकुलेशन ग्रुपों पे जाती है। तो आपको उस तरीके की तो कोई शंका करने की जरूरत ही नहीं है, वो पूरी ईमानदारी के साथ काम होता है। किधर से भी परखी लगा के देखेंगे ना चीनी की बोरी की, तो चीनी निकलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने अभियान चलाया, इसमें पूरा इस अभियान में अब साथ देना है। ये शिक्षा दान का जो महत्व जो मैंने बताया, तो इस महत्व में एनर्जी के साथ अब हम आ जाएं तो पूरे रिचार्ज होकर निकलना हमें, कि इसमें काम करना है, ताकि एक एक दो दो एम्बेसडर तो हम तैयार करें। 30 अप्रैल लास्ट डेट है। मेरे को 3-4 दिन में शादी में बिजी रहा, तभी तो ग्रुप पे डाला नहीं, तो दिन में 1-2 तो एम्बेसडर जरूर बनाता था। सुबह उठता हूँ मैं, सोचता हूँ आज 5 कंकर फेंकने हैं, 5 कंकर में एक ने किसी ने आ कर ली, हाँ मालिया जी अच्छा काम करो, आ जाना मैं चेक दे दूंगा। मैं पहले खड़ा के जाता हूँ, टाइम खराब करता ही नहीं, साहब बोल देता हूँ साहब आपको ये चेक देना है, तो आपको ये फार्म भर के देना है, तो आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं आ जाता हूँ। ऐसे नहीं कि साहब आओ देखते हैं समझते हैं, मैं फ़ोन पे समझा देता हूँ ताकि मेरा भी समय बचे। तो मैं डेली कोशिश करता हूँ 1-2 एम्बेसडर बनाऊँ। तो वो चल रहा है अभियान, और अब 30 तारीख तक रेगुलर चलेगा। बीच में शादी माह आ गई तो उस चक्कर में 2-4 दिन मेरे उसमें नहीं हो पाए। काफ़ी लोगों ने कहा है कि मालिया जी आ जाना, चेक दे देंगे या अकाउंट नंबर भेज देना, फिर उनको दोबारा फ़ोन करना पड़ता है। तो ये रेगुलर लगे हुए हैं इसमें। जी। अब इसमें जो एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर जो जुड़े हैं अब तक, उनका बता देता हूँ आपको ब्यौरा। ये इन्होंने तो अपने को वो जो ऑडिटोरियम उपलब्ध करवाया है, इसलिए उनको ब्रांड एम्बेसडर हमने नियुक्त कर दिया। ये नरेंद्र रावत जी हैं, रावत साहब के बेटे हैं, तो सबसे पहला नंबर। दूसरा है सीताराम स्वरूप जी हैं। अब आप देखिए लोगों का फोन नहीं करना पड़ा, सबसे पहले जब मैं ग्रुप पे डाला इसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले सीताराम जी का फोन आया, मालिया जी मेरे पास कब आओगे इसका अब की बार शिक्षा का लेने। वो सर आप जीत गए, मैं तो खुद ही फोन करता आपको, आपने आगे से फोन कर लिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आ जाओ यार, वो आप एक चेक बना देता हूँ उसका ले लो, वो आपने ग्रुप पे डाल दिया ना। सबसे पहला आगे से फोन आया, बताओ कि तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। वो सर आपने आगे से फोन करके बुलाया, एक तो मैं फोन करता, आपने फोन किया तो और अच्छी बात हो गई। तो ये 21,000 का इन्होंने चेक दिया, एजुकेशन ब्रांड एम्बेसडर में जुड़ गए। ये सुभाष जी गोयल हैं जो सेवा भारती की बात कर रहा था, औषधि दान करते हैं। इन्होंने आगे से कहा मालिया जी घर पे आ जाना यार, किसी को भेज देना, आपका टाइम खराब मत करना, आपका समय बहुत कीमती है, किसी बच्चे को भेज देना, 21,000 का एक चेक मंगा लेना मेरे से। वो साहब मैं आऊँगा, फोटो भी खींचेंगे आपके साथ, फार्म भी भरवाएंगे। मना कर रहे थे कि आपका समय बहुत कीमती है, आप मत आना, किसी बच्चे को भेज, लेकिन फिर भी मैं गया इनके पास, 21,000 का इन्होंने चेक दिया, इनको एजुकेशन नंबर आने पर सब जुड़े। ये मदन जी हैं, हमारी संस्था के सदस्य हैं, ईश्वर की विशेष कृपा है इन पे, बहुत अच्छा कारोबार है। मैं जब भी इनको बोलता हूँ हर कार्यक्रम में, कोई भी कार्यक्रम, मदन जी 21,000 का चेक देना, जो हुक्म सर आ जाना ले जाना, बस इतना ही काम होता है। तो ये हर कार्यक्रम में इनका योगदान, पिछले अवार्ड वाले कार्यक्रम में इन्होंने 21,000 दिए, और जो भी कार्यक्रम करता हूँ मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ कर लेते, इसमें कहा सर वो ब्रांड एम्बेसडर आ जाना सर ले जाना, फिर इनसे चेक लेके। तो ये ब्रांड एम्बेसडर, ये मैडम है, सबसे पहले ये बनी थी, वो उनका तो फोन आया था एम्बेसडर। ये जो मैडम है, ये मैडम है डॉक्टर सेल सक्सेना। मेरी कोई जान पहचान इनसे नहीं है, इनके हस्बैंड आज आने वाले थे भी आए नहीं वो। इनके हस्बैंड है डॉक्टर विजय सक्सेना, JNENT में है, वो सेवा देते हैं, आप जानते होंगे। बहुत ही नेक इंसान है। किसी ने उनको बात चली थी, उनका कोई म्यूचुअल फंड का काम करता था कि साहब डोनेट करो, तो माने जी करना, मतलब उसने दिल से बात बोली इनको कि यार एक बार उनसे मिलवाओ। दोनों जने मेरे पास आए, मैंने ये वस्त्र बैंक बताया, संस्था के बारे में समझाया। बाद में उनका खुद का फोन आया था, मालिया जी वो कंट्रीब्यूशन हमारा ले जाना। बिल्डिंग के लिए उन्होंने पिछली बार 21,000 रुपये दिए,
फिर दोबारा बुला के फिर 21,000 दिया, नहीं 51,000। पहली बार जब बुलाया ना उन्होंने, तो संस्था का बजट, उसमें अकाउंट में पैसे नहीं थे। आप देखो प्रार्थना कितना बड़ा असर होता है। मैं जब रास्ते में चल रहा था, उनका फोन आया, उनको ईश्वर की ऐसी कोई सद्बुद्धि आ जाए और 51 का देते तो मजा आ जाए। मेरे मन में था 21 के लिए उन्होंने बुलाया था, 21,000 देने के लिए कि मान लीजिए 21,000 का चेक ले जाओ। मैं ये सोचता जा रहा था रास्ते में, फिर मैं उनके सामने बैठा कि सर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो वो चेक भर रहे थे, सर देख लो आप। तो उन्होंने कहा कि कितने का करूं? मुझको साहब देखो जरूरत तो बहुत ज़्यादा है, अब मालिक हो आप, जैसे करना चाहिए। नहीं यार आप बता दो चलो। वो साहब 51 कर दो, बड़ी मेहरबानी। लो यार 51 कर देता। मतलब आप देखो 21 देने वाला 51, मैं इतना खुश हो गया कि मैं जो प्रार्थना करता जा रहा था मेरी प्रार्थना सफल हो गई। तो 51,000 उस समय दिए। फिर दोबारा कार्यक्रम में कभी नहीं आए वो, कार्यक्रम में एक आध बार बुलाया लेकिन उनके पास समय ही नहीं है। फिर दोबारा फोन आया, माले जी वो दादा पोता में 21,000 का और चेक ले जाना। फिर मैं गया उनके पास, गया तो दादा पोता के लिए था। फिर मैडम ने पूछा कि माले जी ग्रुप पे आपने डाला था, वो ये एम्बेसडर वाला क्या हिसाब किताब है, ये क्या है? फिर मैंने समझाया उनको बिठा के, मैडम ये अभियान है, पिछले साल हमने अब तक 720 बच्चों की हम मदद कर चुके हैं, इस तरीके से कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं हमारे पास भी एक बच्चा है, उसकी भी मदद कर सकते हैं क्या? मुझे आप फार्म भरवा देना, उसकी भी कर देंगे। यदि वो हमारे क्राइटेरिया में आया तो, नहीं आया तो नहीं होगी, सीधी सी बात है। वो तो चयन समिति चयन करती है, उसमें मेरा कि ऐसा है कि आप 21,000 का एक चेक और लेके जाओ मेरे से इस एजुकेशन के लिए। तो मैं गया तो वो चेक लेना था 21 का, तो उन्होंने चेक दिया, इन्होंने 21 का स्वेट नहीं दिया। 2 चेक उस समय लेके आए। तो ये सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर फिर ये बनी। ये राकेश जी हमारे बीच में बैठे हैं, इनके लिए तो ताली बजाई दो एक बार। ये इनका हर कार्यक्रम में पूरा योगदान रहता है। इनका यूएसएस पेस्टिकॉन के नाम से इनकी कंपनी है, बहुत अच्छा कारोबार है। ये जो दीमक का होता है ना ट्रीटमेंट, हाँ, तो टर्माइट का इनका काम है, अच्छा कारोबार है। और जब भी मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ, संस्था में मुख्य संरक्षक तो यही, लेकिन मैं हर किसी को बोलता नहीं, लोग तो बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन बोलता उसी को देने वाले को। हर किसी को तो बोलने का मतलब ही नहीं मैं कंकर वहीं फेंके जो ठिकाने पे लगे। तो इनको जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना को तुरंत स्वीकार करते हैं। पिछले कार्यक्रम में 21,000 रुपये दिए थे, बिल्डिंग में भी आपने दो तीन बार दे दिया, बिल्डिंग में भी। और अभी कल परसों जब ये ऑफिस आए तो सर 21 का दे दो, तो इन्होंने 21,000 का चेक दिया। तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, क्योंकि ये पता नहीं कितना बड़ा पुण्य का काम आपने किया है। तो ये इसके बाद एजुकेशन ब्रांड एम्बेसडर में हमारे बीच में चौड़िया साहब है। चौड़िया साहब, मैंने इतने लोग देखे हैं, उम्र मेरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कुछ ये संस्था चलाई तो इतने लोगों से मिला। बहुत बड़ा दिल है सर आपका, और आप महान कर्मयोगी हैं। एक तो क्या होता है, आदमी बोलता है, भाषण तो सभी देते हैं, भाषण के साथ साथ एक तो होता है कि जीवन जीते हैं। आपका जीवन, अभी 8 अप्रैल का इन्होंने कार्यक्रम किया, कितना बड़ा कार्यक्रम किया, 100 लोगों को पैर लगाए उनके, पीड़ित मानवता की सेवा, इससे बड़ा क्या हो सकता है। और कईयों को राशन उपलब्ध कराए, मानव मिलन संस्था इनकी है, उसके संस्थापक अध्यक्ष हैं। पहली बार जब मिला था उच्चंती में, किसी ने कहा चौड़िया जी से मिलो, आजकल नंबर कहीं से मिल जाते हैं, तो मैं मिलने गया तो पहली बार में तो शंभू साहब आपको गेस्ट बनाएंगे, प्रोग्राम में नहीं आए, लेकिन आप कैसा करो 21,000 का चेक तो ले जाओ। तो चेक इन्होंने पहले प्रोग्राम में दिया था, फिर उसके बाद एक 21 का फिर शायद बीच में दिया। फिर अभी एजुकेशन के लिए मैं गया तो मुझे सर ये कार्यक्रम क्योंकि मैं 11,000 आपके प्रोग्राम में बोल के आया तो वो दूंगा। मुझे आप 11,000 के बाद में देते रहे ना, पहले 21 का ये दो। तो ये 21,000 का फिर इसमें इन्होंने चेक दिया। और अब तो सर आप इसमें और ज़्यादा अपेक्षाएं हो गई है, क्योंकि ये जो बिल्ड आप करता धरता हो हमारे, और ये जो बिल्डिंग है आप जैसे लोगों के उससे जुड़ जाएगी, हम खाली बैठे हैं। और जो भी सहज भाव से, मुझे पता है कि एक ही बात बोल दूं, हाँ, इनका नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बस यही अपेक्षा है। तो वो हॉल है, उस हॉल में आपकी फोटो लगो। मैं तो देखो मैंने पहले डिसाइड किया था जब जटावत जी काम को, सर इस हॉल में एक तो जटावत जी साहब की, एक आपके ज्योति माहेश्वरी जी की, ये 2-4 नाम मैंने बताए थे पिछली बार। तो वो 5 लाख से ऊपर योगदान वाले, मुझे सबकी यहाँ फोटो लगाऊं, पूरा योगदान लिखवाएंगे हॉल के अंदर। और अब आपसे भी वही अपेक्षा रखते हैं, तो आप सहज भाव से जो भी कर सको सर, लेकिन हम सबके योगदान से हो जाएंगे। अरे सर थैंक यू सर, ताली बजा दो साहब के लिए। तो ये जैसे जैसे आपका योगदान 2-3 बार 4 बार 5 बार में करते हम जोड़ते जाएंगे उसमें,
जैसे आपने पहले दिया फिर उसमें जुड़ जाएगा, फिर उसमें जुड़ जाएगा, तो हम उसमें ऐड करते जाते हैं। हाँ, वो तरीका। तो फिर लास्ट में जाके जितना जिसका योगदान होगा उसी हिसाब से हो जाएगा। तो ये और दूसरे ये मैडम है, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये संस्था के सारे कर्णधार लोग हैं। ये मैडम है अजमेर रहती हैं, पूर्णिमा पाठक जी, हर कार्यक्रम में योगदान रहता है इनका। अभी फोन आया माले जी वो एम्बेसडर का, वो मैडम 21 का कर दोगे, पिछली बार आपने 11 किए थे, 21 का कर दो। एक पवन गुप्ता बच्चा है, उस बच्चे को इनके साथ जोड़ो, बहुत ही होनहार बच्चा है, पापा नहीं है उस बच्चे के, उस बच्चे की पूरी मदद करती है। तो मैडम आप 21 का चेक दे देंगे तो ब्रांड एम्बेसडर का अच्छा लगेगा, इस बहाने आप अजमेर से आएगी, हमारे को मान सम्मान का। हमने क्या ये भी डिसाइड कर लिया ना भाई, 21,000 का जिनका आएगा उनको अतिथि लिस्ट में रख लेंगे हम, ताकि उनको पूरा मान सम्मान मिले। भाई हमारे पास देने के लिए क्या है, हम तो ईश्वर से दुआएं करेंगे और बस मान सम्मान दे सकते हैं और कर भी क्या सकते हैं। तो ये 21 वालों को सबको हम उसमें दे देंगे। वैसे बाकी तो लोग बहुत ही लिस्ट मेरे पास लंबी है, लेकिन तो मेरा ये मानना है कि जो कंट्रीब्यूट करता है उसी को हम पूरा मान सम्मान दें, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये राजेश जी हैं, नाम से बिल्कुल पीछे, राजेश बैरवा जी हैं, चीफ मैनेजर हैं SBI में। इन्होंने जब 30 मार्च को इन्होंने 20,000 रुपये उसमें डाल दिए अकाउंट में, मैंने समझा किसके पैसे आए। फिर बाद में इनका फ़ोन आ गया कि मले जी वो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं, तो वो उसमें मैंने डाले थे 20,000। हाँ सर मैं यही देख रहा था किसने डाल दी, तो उनको आप बनाने में सर मेरे को वैसे ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो कंट्रीब्यूशन है, तो आप जैसे साहब कर लेना काम में, और नाम वाम की मेरे कहीं लिखने की जरूरत नहीं है उनको, नहीं। लेकिन हमने तो सिस्टम बना रखा, हम तो सिस्टम से चले। ये शैलेंद्र जी हैं, शैलेंद्र जी के पास जब मैं मिलने गया था, तो ये CA हैं और इनका तो अब नाम है, ये कर सलाहकार संघ के अध्यक्ष भी बन गए हैं, आए दिन अखबार में नाम आता रहता है। वो यंग है, बहुत एनर्जेटिक है, संस्था में मन से जुड़े हुए हैं। मैं इनके पास गया, उनको सर वो ब्रांच संस्था में एम्बेसडर का अभियान चला हुआ। हाँ सर आ जाओ। मैं गया तो इनके मन में था पिछले साल 5,000 दिए थे, 5,000 दे दूंगा। इन्होंने सोच तो ये रखा था, लेकिन मैंने जब इनको समझाया बात की, तो ये चेक बना रहे थे, तो कितने का बना रहे हो, तो मैंने हाथ जोड़ दिया, सर 21 का बनाना है। अरे यार, तो मेरे मन में तो नहीं था इतना, लेकिन आपकी बातों से मैं प्रभावित हो जाता हूँ, आप सम्मोहित कर लेते हो सामने वाले को। ये 21 का चेक तब आने लगा, तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में था मैं ज़्यादा से ज़्यादा 11 का चेक दूंगा मैनेजर को, लेकिन आप 21 का लेके जा रहे हो। तो ये ईश्वर की कृपा है कि, और ये कि आप दरअसल क्या है, देखो लोग अपने काम को देखते हैं, बातें कितनी आप अच्छी कर लो, बातों को कोई नहीं देखता, आपके बारीकी से लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं कितना कर रहे हैं, किस तरीके से करते हैं, कितनी ईमानदारी से करते हैं। यदि हम सब तरीके से सही होते हैं तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग ऑटोमेटिक देते हैं। ये एजुकेशनल एम्बेसडर है, वो तो ब्रांड एम्बेसडर का किस्सा बता दिया, जो अब तक बने हैं सब 21,000 के हैं। अब ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं, ये वकील साहब हैं, आज आए नहीं, पिछले मीटिंग में आए थे, तो 11,000 का चेक लेके आए थे। 11,000 वाले को एजुकेशनल एम्बेसडर माना है, 21,000 को एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर माना है। ये जो मैं अभी किस्सा सुना रहा था उनका, मेट्रो के डायरेक्टर जो रिटायर हो गए, जो इन्होंने दिल्ली वाले, ये आएंगे प्रोग्राम में। अब की बार तो मैंने रिक्वेस्ट किया उनको, सर आना जरूर है। अरे यार वो बिल्डिंग भी देखनी है, आएंगे जरूर आएंगे। तो इनका 12,000 रुपये का योगदान उसमें है। सूर्य प्रकाश जी, सूर्य प्रकाश, हाँ ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उसके, अभी रिटायर हो गए। ये संदीप जी हैं, संदीप जी आए थे, ये मेरे क्लाइंट भी हैं, तो ऑफिस में आए थे। वो सर वो एजुकेशन का पिछली बार भी जुड़े हुए थे। हाँ यार वो बहुत अच्छा काम है, 11,000 का लो आप, मैं उसमें डाल देता हूँ, तो इन्होंने डाल दिया तुरंत। संदीप यादव जी हैं। ये शैक्षिक सहयोगी जो 5,000 का जिन्होंने योगदान दिया, ये डॉक्टर सुरैया बानो छत्तीसगढ़ की है। आप देखो कहाँ कहाँ से लोग मदद करते हैं। प्रोफेसर हैं ये, हर साल 5,000 रुपये, जबकि कोई ज़्यादा तनखा नहीं, प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर है, लेकिन मन है। एक बच्ची है तान्या करके, उस तान्या की ये मदद करती है। तो ये संस्था के माध्यम से हर 3-4 साल से 5-5 हज़ार डालती है। अब की बार भी इन्होंने 5,000 रुपये डाले। ये हमारे अंजलि के क्लासमेट है, तो वो बच्चों ने जब वो ग्रुप पे डाला, तो इनसे मैंने बात की थी, यार अच्छा काम है, आपने अब तो प्रोफेशनल चालू हो गए, आर्किटेक्ट बन गए, तो इसमें योगदान करो। कि मैं मम्मी से बात करूँगा, पापा से बात करूँगा, तो इन्होंने ऐसे करके तो 5,000 रुपये अंकल में डाल देता हूँ, तो 5,000 का इन्होंने योगदान किया, तो इनको एजुकेशन एसोसिएट में जोड़ लिया। ये हमारे शेखर चंदेल जी हैं, ये इनकी बेटी है, और
इन्होंने कहा यार बेटी के नाम से आपकी बार लो आप, और मेरा तो अपना हिसाब अलग रहेगा, बेटी के नाम से लो पहले तो इन्होंने बेटी को एजुकेशन एसोसिएट जोड़ा, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी बेटी को इसमें जोड़ूंगा, और बच्चों को प्रेरणा मिलती है, उनको सीखने को मिलता है काफ़ी। जाटावा साहब बोले कि यार दोनों बच्चों का जोड़ना आप, 5-5 हज़ार दोनों के नाम से दूंगा, तो बच्चे भी सीखते हैं ना, देने का भाव आता है बच्चों में। तो इनके बेटी है, अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रही है। और ये है डॉक्टर कैलाश चंद्र बुनकर, ये प्रिंसिपल हैं, तो इनका भी मैंने ग्रुप पे डाला था। तो इन्होंने कहा मले साहब बहुत अच्छा काम है, मैं 5,000 डाल रहा हूँ संस्था में, वो साहब एजुकेशन एसोसिएट आपको जोड़ देता हूँ। तो ये वहाँ से उन्होंने पैसे डाले, तो इनको जोड़ दिए। ये हमारे खंडेलवाल जी भी कल परसों गए थे, वीरेंद्र शर्मा जी हैं, पिछले साल भी 11,000 दिए हैं, और कल इन्होंने 2 चेक दिए, कल या परसों के रोज वो लेके आए हैं, मैं मिला नहीं इनसे। तो एक 5,000 का और एक 11,000 का सबके। एक तो संस्था में मेरे संरक्षक मेंबर नहीं जुड़े हुए थे, एक तो संरक्षक मेंबरशिप ले जाओ और अभी 5,000 इसमें ले जाओ, ऐसे करके इन्होंने 16,000 रुपये के चेक अभी दिए। ये हमारे रामजीलाल जी को सब जानते हैं, यहाँ पे आप संस्था में जुड़े हुए हैं संस्था। इन्होंने कहा यार माला जी मैं राजनीति में जुड़ा हूँ, वहाँ लग जाता वहाँ लग जाता, साहब सेवा सहज भाव की होती है, आप जितना करो उतना कर लो, कोई दिक्कत, प्रेशराइज नहीं है कुछ भी कि साहब अभी तो 5,000 का चेक दो, कोई बात नहीं 5 का दीजिए, तो 5,000 का ही चेक दे के गए जी, यही है और थोड़ी है। ये एजुकेशनल नहीं, उसको सारांश को तो बताऊंगा ना, इतना जल्दी काहे की। तो ये एजुकेशनल एम्बेसडर अपनी संस्था में अभी तक जो जुड़े हैं, ब्रांड एम्बेसडर पिछली बार से तो बहुत कम है, 30 तारीख आ गई लास्ट, पिछली बार 75 थे। तो अब आप सबको मदद करनी है इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ने का प्रयास करनी। दो की जिम्मेदारी, ज़्यादा जिम्मेदारी निभाए तो बहुत अच्छी बात है, वो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन इसको हमारे को 30 तारीख तक इस आंकड़े को बढ़ाना है। जितना ज़्यादा पैसा आएगा हमारे पास, उतनी ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन होंगे, बच्चों की मदद होगी, सीधा सा तरीका है। पैसा कम रहेगा तो फिर बच्चे कम सिलेक्शन करेंगे। और वो जो हमारी बिल्डिंग का है वो तो हमारा पैरेलल चल रहा है, वो अलग हिसाब किताब। संस्था के 2 अकाउंट है, एक एक्सिस बैंक में, एक्सिस बैंक का तो प्रोग्राम्स का होता है, और एक एयू बैंक का अकाउंट है, एयू बैंक का केवल कॉर्पस अकाउंट है, वो कॉर्पस फंड। तो वो जो भी संस्था का हिसाब किताब पूरा बिल्डिंग का वो एक ही अकाउंट में कितना, हाँ कॉर्पस में डाल, तो वो अलग हिसाब किताब है। वो पहले हमारे सीए साहब ने कह दिया था कि आप इसका अलग रखो, तो वो अलग कर रखा है। तो कॉर्पस के पैसे खर्च नहीं होते? नहीं होते हैं ना, वो उस हाँ बिल्डिंग वाला जो इस अलग से स्पेशल अकाउंट बना रखा है उसका एयू बैंक में, हाँ बिल्डिंग के लिए डोनेशन उसका उसी में आता है, उसी में से खर्च होता है। कई ऐसे होते हैं हमारे पास, एक केस का फंड भी होता है, मैं वो जो आपको पिछले वो उसमें बताया था मीटिंग में भी, आपसे कई लोगों को पता होगा। मैं जब से ये अनाउंस किया था कि बिल्डिंग बनाएंगे, तब से मैंने क्या है कि ठान लिया था कि इस बात को मैं हमेशा विजुअलाइज को भूलूँ नहीं, कभी दिमाग से कहीं कम न हो जाए बात। तो मैंने क्या है कि एक पीपा खरीद रखा है, वो जो नारायण सेवा संस्थान वाले रखते हैं ना, वो जिसमें पैसे डालते हैं दुकानों पे, तो वो मैं खरीद लाया था। तो मैं घर से जूते पहन के निकलता हूँ तो डिब्बा वहाँ पे रखा हुआ, कोई पूजा पाठ नहीं करता हूँ मैं, लेकिन उस डिब्बे में सुबह निकलता हूँ, 500 रुपये डालता हूँ, फिर उसके हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ के डेली निकलता हूँ, ताकि मैं भूलूँ नहीं उस मकसद को जो डेली का काम है। उसमें पिछली बार खोला था 1-1.5 अभी भर गया था, आज भूले उस डिब्बे को, आज खोलना था उसको। तो उसमें जब भी खोलते हैं 1-1.5 लाख रुपए निकल जाते हैं, वो भर जाता है। तो वो जो केस का अमाउंट है वो भी हमारा पूरा, ऐसा नहीं है मेरा पैसा है तो कैसे भी खर्च कर दिया, उसका भी हिसाब किताब होगा। मैं 1.5 लाख निकले, 1,40,000 निकले, जो भी निकले उसका एक एक पैसे का हिसाब किताब होता है। मैडम थी सुनीता जी, उन्होंने कहा था नाम मत लेना, फिर मेरे मुँह से निकल जाता है। उन्होंने एक लिफाफे में 50,000 रुपये, 51,000 रुपये लाए थे वो, कि सर ये कहीं नाम नहीं लेना और कहीं अकाउंट में नहीं चढ़ाना, कोई रसीद नहीं चाहिए, आप उसमें जो बिना बिल में काम में ले लेना, गुप्त दान में लिख देना आप। तो गुप्त दान जब कहीं आए ना तो आप समझ जाया करो कि उन्हीं का तो वो गुप्त दान वाले का नाम नहीं लेते तो नहीं लेते। तो वो क्या है कि इस तरीके का कोई देता है तो वो हम केस के अकाउंट रखते हैं। बजरी आती है, कोई बिल नहीं आता बजरी का, तो बजरी वाले को ऐसे देते हैं। तो कई सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी आती है जिनका बिल नहीं होता, तो उसमें से हम खर्च कर लेते हैं। तो वो एक केस का अकाउंट अलग चल रहा है और उसका अलग। और काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे साथ फ्री काम कर रहे हैं, तो पीछे मेरे बैठे हैं 2-3 लोग, एक तो सबसे बड़ी खूबी इस संस्था की या इन्होंने माला जी ने कर रखी है कि जो भी एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी का हिसाब उसी समय 2 दिन बाद डाल देते हैं। कौन छोड़ के आए, जैसे पैसे आए इतने पैसे खर्च हुए, तो वो बहुत बड़ी बात है। ट्रांसपेरेंसी का अपन बड़ी करते हैं, ट्रांसपेरेंसी लोकेश को ले जा, लोकेश को ले जा, और ये काफी वो अच्छी बात है। तू जाए उसको छोड़ के आओ, उसकी ट्रेन है, ध्यान कम दे पाती है, ये छोड़ कर मैं बस यहाँ पूरा कर दूंगा। पता नहीं क्या है
और इन्होंने पूरा ध्यान दे रखा है इस पर, बिल्कुल। और मैंने अप्रिशिएट किया और 2 बार बताया भी था, मैंने सबसे अच्छा काम इनका ये है, एक्टिविटी हुई, एक्टिविटी का हिसाब, इतना पैसा आया, इतना खर्चा हुआ। वो बिल्डिंग का भी हम डालते हैं बीच बीच में, और ये प्रोग्राम्स का भी डालते हैं, तो वो हमारे क्या हुआ, ऑटो बुला लिया क्या, चल ठीक, ट्रेन का टाइम हो रहा था। तो ये जो बात चल रही थी उस बिल्डिंग की, तो हमारे पीछे बैठे हुए हैं मनोज जी, बैठे हुए हैं, बिल्डिंग का जो भी मटेरियल पूरा वो सप्लाई कर रहे हैं बिना मार्जिन के। सीमेंट जितनी कंपनी से आती है उसी रेट लगाते हैं। रोड़ी मार्केट में 800 रुपये टन आती है, दे रहे हैं, मतलब हर चीज़ सस्ती, इनको कोई मार्जिन नहीं चाहिए, संस्था से जुड़े हुए। रामराज जी बैठे हैं, इन्होंने वो पीओपी बेसमेंट में जो पीओपी की थी पूरी पीओपी फ्री कर गया है। तो इन्होंने कहा साहब कट्टे भाई अब सेवा कर रहे हो तो कट्टे भी ले आओ आप, तो कट्टे भी नहीं के, लेबर भी नहीं के, फ्री करके आगे, तो इनके लिए भी एक बार ताली बजा दो। इसी तरीके से हमारे अभी जो टाइलें लगा रहे हैं, 91,000 की टाइल आई, वो हमारे लालचंद जी हैं, लालचंद जी बैठे थे, लालचंद जी अभी मेरे को देखे थे, कहाँ गए, उठ के गए। हाँ तो मेरा एक तो भाषण लंबा हो जाता है जो पूरा सुनते नहीं लोग, तो वो क्या है कि लालचंद जी को मैंने रिक्वेस्ट की कि साहब ये टाइल्स लगानी है और टाइल्स में आप मदद करो, तो साथ ही साथ एक्टिव हो गए वो, वहाँ बात करी। फिर मोरबी से 15 रुपये फुट में टाइल आई है, जो वहाँ क्या होता है कुछ कंपनी ऐसी होती है जो अपनी पसंद से लेते हैं ना, तो उसकी रेट ज़्यादा होती है, उनके पास एक्स्ट्रा स्टॉक होता है, वो अपनी पसंद से देते हैं, तो फिर वो सस्ती हो जाती है। तो ऐसे करके हमने नॉमिनल रेट में टाइलें आई है, 2x4 की टाइलें हैं, और 91,000 का बिल उनका आया था, दोनों फ्लोर की मंगा ली। मैंने कहा हमको लालचंद जी ने कहा कि सर आप इतना करो, 15,000 रुपये तो मैं देता हूँ मेरी तरफ से, और बाकी आप दे दो, वो केस में ही फिर हमने उनको पेमेंट कर दी, 76,000 मेरी तरफ से दे दी। तो इस तरीके से वो टाइलें आ गई। अब अकाउंट में भी कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, जो 30-40,000 बचे होंगे, बाकी चल रहा है, बस परमात्मा चला रहा है काम। और फिर लगाने की बात आई तो एक संदीप जी हैं, वो हमारी साइट्स पे काम करते हैं। संदीप जी ने एक बार कोई काम से आए थे, मुझे यार देखो सेवा कर सको तो हमारे टाइल्स उसकी बिल्डिंग की आप लगा सकते हो। नहीं साहब कर दूँगा, पैसे नहीं मिलेंगे। अरे साहब कभी याद करना, करेंगे कोशिश। फिर जब ये टाइलें आई तो मैंने उनको बुलाया, हमको संदीप जी अब आपका नंबर आ गया, कर सकते हैं सेवा। अरे साहब क्यों नहीं करूँगा, आपका हुक्म होगा। अभी टाइलें बेसमेंट करीब करीब वो लग गई, स्कर्टिंग बाकी है, उनको भी अभी कुछ नहीं दिया, वो कहेंगे तो देख लें कुछ दे देंगे, लेकिन बाकी वो मुझे पता है उनसे फ्री सेवा करवा लेंगे। तो इस तरीके से एसी की फिटिंग का फ्री काम हुआ है। पंखे के लिए वो पाटनी जी आए थे, उन्होंने कहा पंखे बेसमेंट के मैं लगवा दूंगा, तो पंखे वो लगवा देंगे। इस तरीके से हमारे काम चल रहे हैं। तो वो मुझे तो पूरा विश्वास है वो पूरी बन जाएगी, धीरे धीरे पूरी बन जाएगी। और अब तो आपका पूरा सिर पे हाथ है, आशीर्वाद है, तो और उत्साह बढ़ गया। एक तो होता है एनर्जी और बढ़ जाती है फिर। तो ये सारांश मैं बता देता हूँ आपको, जो भी पीपीटी दिखाई, क्योंकि लंबा हो गया। हम जीवन में कितना आगे जाते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम छोटों के प्रति कितने कोमल रहते हैं। रिपीट कर देता हूँ लाइन, हम जीवन में कितना आगे जाते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम छोटों के प्रति, कमजोर के प्रति कितने कोमल रहते हैं, ये उस पर निर्भर करता है। बुजुर्गों के प्रति कितनी करुणा रखते हैं, संघर्षरत व्यक्तियों के प्रति कितने सहिष्णु होते हैं। बिना त्याग के न तो कोई प्रगति हो सकती है और न ही कोई उपलब्धि मिलती है, त्याग तो करना पड़ता है। ब्रह्मांड हमेशा ईमानदार, परोपकारी, उदार हृदयी व्यक्तियों के साथ रहता है। हम जीविका उससे बनाते हैं जो हमें मिलता है, और जीवन उससे बनाते हैं जो हम देते हैं। संसार के सभी जीवों से बिना किसी तर्क का चश्मा लगाए, तर्क का चश्मा हटाना पड़ेगा, बिना किसी तर्क का चश्मा लगाए प्रेम करें। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसका कुछ अंश जरूरतमंद को दान करें। इसको रोजाना की एक आदत बना दें। ये मूल सारांश मैंने कुछ लाइनें लिखी है, यही भाव था इसका पूरी पीपीटी का। तो आप सभी ने बड़ी तन्मयता के साथ मेरी बात को सुना। मुझे आशा है और पूरा विश्वास है कि ये बातें कहीं न कहीं आपके जीवन में असर करती है, परिवर्तन होता है। तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, मेरी मेहनत कारगर सफल हुई। और मैं खुद तो सीखता ही हूँ, मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर सीखता हूँ, तो मेरे जीवन में भी परिवर्तन आता है। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि जो भी बातें हैं ये बातें न रह जाए, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। यही मैं अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ और आप सबके लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।
अब मैं